Hello friends, in this video we are going to revise PGDP. I'll try to cover up all the major sections, all the major concepts. Okay, जितना हो सके उतना तो, but chapter बहुत बड़ा है. Obviously, you guys know this thing very well, and that's why this video is very important. So let's start. Section 28 से लेकर section 44 DB तक पूरा chapter है, and business and profession की definition 230 and 236 में है. Definitions concept समझने के लिए काफी important है. एक चीज बहुत स्पेशल है बिजनेस की डेफिनेशन में कि इसमें एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग भी आते हैं कि अगर आपका एक कोई मोटिव था कमाने का टीसीएम के थ्रू, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो अच्छी बात है, वो बिजनेस है. मोटिव नहीं भी था बट आपने कोई ऐसा काम किया जो अल्टीमेटली नेचर ले लेता है टीसीएम का, तो वो बिजनेस है. प्रोफेशन में वोकेशन भी आता है, तो चाहे डिग्री से कमाओ चाहे टैलेंट से कमाओ, सब कुछ प्रोफेशन में एक बहुत अच्छी बात है. टिल द टाइम टिल they are not going you they are not giving you any kind of special प्रोविजन कि ये प्रोफेशन को लगेगा, ये बिजनेस को लगेगा, तब तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है. सारे के सारे प्रोविजन बिजनेस प्रोफेशन को सेम टू सेम अप्लाई हो जाएंगे. वेरी गुड. सेक्शन 28 देख लेते हैं. सेक्शन 20 तो बहुत छोटी मोटी बात है. एक बहुत स्पेशल बात तो ये कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउट बाय असेस इन प्रीवियस ईयर, एक ही बात में दोनों बातें कवर कर ली कि बिजनेस से कमाओ चाहे प्रोफेशन से कमाओ, सब कुछ यहीं पे टैक्सेबल है. बट लोग बड़े कलाकार है, लोगों ने बड़ी कलाकारी कर करके गवर्नमेंट को मजबूर किया सेक्शन को बड़ा करने के लिए. तो मतलब अगर ये सेक्शन बड़ी है तो हम ही जिम्मेदार है. किसी ने कहा मुझे तो गिफ्ट मिला, मैं टैक्स नहीं भरूंगा, हमने कहा चलो भाई लिख देते हैं. किसी ने कहा मेरे को एक्सपोर्ट इंसेंट मिला, मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तो हमने कहा लो लिख देते हैं. क्या होता है ना, अगर एम्प्लॉयर से परक्यूजिट मिलता है तो वो कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में. लेकिन अगर क्लाइंट से मिला तो बिजनेस प्रोफेशन में आता है. हाँ, किसी फ्रेंड ने दिया तो अदर सोर्सेज में जाता है, गिफ्ट फॉर एग्जाम्पल. कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा भाई मिल गया कोर्स ऑफ प्रोफेशन कि ये तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, मैंने इसके लिए पॉलिसी ली है, थोड़ी मैंने माल बेच के कमाए तो उसके लिए मुझे पैसे मिल गए, ये इसको कुछ हो गया मुझे पैसे मिल गए. गवर्नमेंट ने कहा भाई प्रीमियम जब भरा था उसको खर्चा मान लो, और जो इनकम आएगी उसे इनकम मान लो. तो बिजनेस का पार्ट है, इसमें आपको थोड़ी कोई वो सेक्शन 10(10)(d) का एग्जाम्पशन देने वाला, नहीं देने वाले. नॉर्मल लाइफ की पॉलिसी क्या होती है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन कि आपका अगर सम एश्योर्ड का 10% तक प्रीमियम भरते हो तो आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन की इनकम अगर उनको स्पेसिफिक सर्विसेज से मिलती है, अपने मेंबर को देते हैं. अब मेरा कोई जैसे माना आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो, जनरली सब्सक्रिप्शन भरते हो, वो उनकी इनकम नहीं होती. बट कोई स्पेसिफिक सर्विस दिया अगर आपको, तो उससे जो पैसे कमाए होते हैं इनकम होगी. वो बोलते हैं वो भी इनकम नहीं, गवर्नमेंट का अलाउ लिख देते हैं भाई. अगर आप बोलते हो कहाँ लिखा है वो टैक्सेबल, तो हम यहाँ लिख देंगे. एक पार्टनर को सैलरी मिलती है तो बोलता है मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मेरे को सैलरी में टैक्स मत भरो, तो गवर्नमेंट ने कहा तो अच्छी बात है बताने के लिए यहाँ लिख देते हैं. सैलरी में बिजनेस तो है. अगर अपने फर्म के एम्प्लॉयर नहीं, अगर आप अपने फर्म के एम्प्लॉय नहीं हो, बिकॉज पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ना, तो नो इश्यूज एट ऑल, हम यहाँ लिख देते हैं टैक्स भरो भाई. लेकिन हाँ, जितना फर्म को 40B के हिसाब से अलाउ होता है लेस करने को, उतना ही पार्टनर को टैक्स हम डिस्कस कर लेंगे वापस. नॉन कम्पीट फीस, नॉन शेयरिंग फीस, ना काम ना करने का पैसा मिल रहा है, बोलता है थोड़ी माल बेच के कमाया, थोड़ी मेरा कुछ बिजनेस प्रोफेशन है, मतलब मेरा प्रोफेशन थोड़ी ये काम ना करना या कम्पीट ना करना, मैं टैक्स नहीं भरूंगा. दिस पॉइंट इज नॉट कवर्ड, लाइक दिस इनकम इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 28. गवर्नमेंट का अच्छा बताने के लिए लिख देते हैं, अब भरो. जितने गवर्नमेंट को आईटी तो गवर्नमेंट लिखते रहेगी, ठीक है. 3580 वाली एसेट अगर किसी ने बेच दी तो गवर्नमेंट का जो पैसे बेचने से मिलेंगे सब कुछ यहाँ आएंगे. इसका स्पेशल रूल है 35, अगर आपको याद हो तो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस वाला जो सेक्शन है, जो भी खर्च करोगे, जो भी कैपिटल एक्सपेंस करोगे, विल गेट डिडक्शन इन 1 ईयर ओनली. यू आर नॉट सपोज टू आस्क और क्लेम फॉर डेप्रिसिएशन. तो गवर्नमेंट ने कहा जब सारा एक ही साथ ले रहे हो तो फिर मिलता है तो टैक्स भी यहीं भरो, क्यों कैपिटल गेन में जाना है. तो ये स्पेशल पार्ट है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता. जैसे साइंटिफिक रिसर्च के एसेट बेचते हैं, अगर आप ब्लॉक में लाए बिना या कैसे भी, तो एक लेवल के बाद तो पैसा कैपिटल गेन में जाता ही है. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है, भाई आपके किसी ने कहा था कि भाई ये आपको एजेंसी मिल गई, भाई जॉनसन जॉनसन की एजेंसी मिल गई है, लक्स की एजेंसी मिल गई कि मैं ही बेचूंगा यहाँ पे, फिर अचानक से वो कंपनी ने किसी और को दे दी, आपको उसका कॉम्पनसेशन मिल गया, आपने कहा मैं इस पर टैक्स नहीं करूंगा, मेरा कोई बिजनेस का इनकम थोड़ी. गवर्नमेंट का अच्छा बता दिया, लिख देता है, ये भी यहाँ पे टैक्सेबल है. देन अगर आपके पास कोई स्टॉक इंटरेस्ट था, जैसे अगर आप मानो सोना बेचते हो, ठीक है, स्टॉक है आपके लिए, एक रिंग आपको अच्छी लगी, आपने पहन ली, आपकी वाइफ ने पहन ली, गवर्नमेंट का बहुत अच्छी बात है, बस मान लो ये बिक गई है और इस पे टैक्स पड़ दो. आप फ्लैट्स बनाए, आपने बहुत सारे, बिल्डर हो आप बेचने के लिए, देन आपको एक फ्लैट अच्छा लगा, आपने अपना ऑफिस बना ली, कोई दिक्कत नहीं, बना लो ऑफिस,
बट आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपके पास पहले से कोई कैपिटल एसेट है, आपने उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो आप कैपिटल में टैक्स भरते हैं। स्टॉक का कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो आप यहाँ पे टैक्स भरेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो उसकी एफएम भी होगी, जैसे आपने 80 लाख रुपए की चीज आपने बनाई थी, लेकिन जिस दिन आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया, कैपिटल से बनाया, उस दिन उसकी एफएम भी 1 करोड़ रुपए थी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर सपोज आपको डेप्री मांगना है उस एसेट पे, तो आप 1 करोड़ मांग सकते हो। उसकी वैल्यू जो है, आपने 1 करोड़ टैक्स भरा ना, एफएम में भी टैक्स भरा, तो उसकी कॉस्ट भी आपके लिए फिर वो 1 करोड़ मानी जाएगी। Apart from this, speculation income is also taxable under this chapter. You're supposed to maintain separate records, क्योंकि इसका लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, कोई और लॉस इसकी इनकम सेट ऑफ हो जाएगा, इसका लॉस नहीं होगा। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्पेकुलेशन एंड कैजुअल इनकम। ओके, इट इज नॉट इट इज नॉट अ कैजुअल इनकम। ओके, ये कोई ऐसे गैम्बलिंग वाली या लॉटरी वाली इनकम नहीं है, उसमें तो लॉस ही नहीं होता। इसमें लॉस होता है, बट हाँ, सेट ऑफ किसी और से नहीं होता। एक और सेक्शन है सेक्शन 41, डीम्ड इनकम। डीम्ड वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ये चीजें डायरेक्टली इनकम नहीं है, बट ठीक है, उसे इनकम जैसे टैक्स करना चाहिए। जैसे आपने पहले कोई बैड डेट मांग लिया, एक्सपेंस के जैसे मांग लिया, तो अब रिकवरी हुई तो इज्जत से उसको टैक्स करना चाहिए ना, इंक्राइट करना चाहिए। बोलते कहाँ लिखा है, हम नहीं करेंगे, सेक्शन 28 में नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, बताने के लिए लिख देते हैं 41 में। कोई ऐसी चीज जो आपने डेबिट की थी, अब रिकवर हो गई, कस्टमर ड्यूटी मांगा था, रिफंड आ गया, टैक्स करो। लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था तो इंश्योरेंस पे मिला तो भाई टैक्स भरो। पहले कभी आपने परचेज दिखा दिया, क्रेडिट परचेज 1 लाख रुपए का, बट पेमेंट 90,000 का किया, 10,000 डिस्काउंट मिला ना, उसे क्रेडिट करो। तो जब पहले कुछ डेबिट कर दिया, अब उसकी रिकवरी हो गई, जैसे बैड क्रेडिट किया, डेबिट किया, अब उसकी रिकवरी हुई तो क्रेडिट करो। ये सबको भी इनकम मानना चाहिए भाई, तो उसे कहते हैं डीम्ड इनकम। तो सेक्शन 28 सेक्शन 41, इफ यू सी, ये दो चीजें ऐसी हैं, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 41, इसी में पूरे पीजीपी की इनकम्स होती है। अगर ये दो सेक्शन अच्छे से कर ली तो आप एक तरीके से श्योर हो कि मुझे पता है इस चैप्टर में टैक्सेबल क्या है, मतलब मोटा मोटी इतना ही टैक्सेबल है। तो डायरेक्टली क्या टैक्सेबल है 28 में, और इनडायरेक्टली क्या टैक्सेबल है 42 में। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओनली, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस। सेक्शन 28, section 41, these two sections talk about incomes, and the rest of sections are all about expenses and other things. Okay, so allowed expenses section 30 37 के बीच में, and कुछ disallowances है section 40, section 40A, 43B and all, इन सब चीजों में 43CA वगैरह कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है, देख लेंगे सर। ओके, तो बेसिकली इसमें कुछ फेजेस होंगे। फेज 1 इनकम जो हमने डिस्कस कर लिया, एंड बेसिक्स। फेज 2 हम डिस्कस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसका। एंड फेज 3 में हम पढ़ेंगे डिसअलावेंसेस, जैसे भाई टीडीएस नहीं काटा तो अलाउ नहीं करेंगे, अगर आपने कैश में पे कर दिया 10,000 तो अलाउ नहीं करेंगे अलाउ। एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा फेज 4, जिसमें आपको बस मिसलेनियस प्रोविजंस पढ़ने हैं, जैसे अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं, ऑडिट कब करवानी है, अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराया, एक फिक्स अमाउंट भर दिया तो चलता है क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एक सिंपल सी बात कि भाई अकाउंटिंग में तो जनरली हर बार मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है ना, अप्रूवल बेसिस पे, लाइक ड्यू का भी हिसाब होता है, प्रीपेड का भी हिसाब होता है। यहाँ पे डिपेंड करता है, लाइक किसी एसएससी को कैश पसंद है, जैसे अगर मानो लॉयर्स हैं, कोई भी हो भाई, नॉर्मल लोग हो गए, प्रोफेशनल्स के लिए कैश अच्छा होता है, पैसा आया तो आया, पैसा नहीं आया तो नहीं आया। जैसे आप लॉयर हो, लॉयर ऑलमोस्ट एडवांस लेते हैं, लेकिन अगर मानो बाई चांस अगर आपने नहीं लिया और आपका क्लाइंट केस हार गया, उसको फांसी हो गई शायद, तो अब शायद आपको पैसे ना मिले, करेक्ट। तो जब पैसा आएगा तो पैसा मानते हैं, तो उन्हें कहते हैं कैश बेसिस। अगर आप अकाउंटिंग कैश पे करते हो, इनकम टैक्स एक्ट कुछ नहीं बोलता, बोलता कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्स भी कैश पे भरो, जब पैसा आए तब आप उसको इनकम मानते हैं, बोलते यस ठीक है, तो आप उसको टैक्स भी तब भरना। मर्केंटाइल वाले मर्केंटाइल भी टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब कुछ सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 43B। 43B कहती है कि there are some 5-6 expenses and 5-6 payments basically, if you will pay on time then only will allow you, if you will not pay before return filing का due date then will not allow। ओके, फिर आप मर्केंटाइल करो चाहे ड्यू करो, आप कुछ भी करो। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया आउटस्टैंडिंग, बट आप क्लेम कर लेते हो, जब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे तब उसको सेट ऑफ कर देंगे, दिक्कत की बात नहीं। ये कुछ एक एक्सपेंसेस आपको टाइमली पे करने पड़ेंगे, जैसे टैक्स जीएसटी हो गया फॉर एग्जांपल, अगर रिटर्न फाइलिंग से पहले पे नहीं करेंगे तो वो उस साल अलाउ ही नहीं होता, जब पे करेंगे तब अलाउ होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बाकी आईसीडीएस फॉलो करने पड़ेंगे, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ओके, दे आर 10 आईसीडीएस। अगर आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं तो ऐसा होगा, आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे डिविडेंड, हमेशा आप कुछ भी करो आपको ये यहीं पे टैक्स होगा आईएफओएस में, चाहे फिर शेयर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड क्यों ना हो। लेकिन
इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, अगर आप डिबेंचर्स आपने एज स्टॉक खरीदे हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट आएगा पीजीपी में, लेकिन अगर आपने डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट खरीदे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, आईएफओएस में। हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम नॉर्मली हमेशा यहीं पे आता है, हाउस प्रॉपर्टी में ही आता है। अगर आपके लिए फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना, फिर भी हाउस प्रॉपर्टी में ही जाता है। हाँ, अगर आप बोल दो मेरा बिजनेस ही क्या है, खरीदना, बाय एंड लीज, नॉट बाय एंड सेल। अगर आप कह रहे मेरा बिजनेस ही क्या है, बाय एंड लीज, तब तो फिर आपका रेंट कहाँ जाएगा, बिजनेस कॉर्पोरेशन। बिकॉज क्या होगा ना, फिर 30% के ट्रांजेक्शन में आप फिट नहीं बैठोगे, आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने होंगे, लॉसेस क्लेम करने होंगे इसके लिए। अदरवाइज अगर आपका काम है कि भाई फ्लैट बनाना और बेचना, इस सिचुएशन में अगर आप बीच में भाड़े पे दे देते हो तो आपको रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अभी भी याद रखना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें दोनों बातें लिखती है। बाकी कोई इनकम जब तक कमाई नहीं है या कुछ भी ऐसी चीजों खर्चे हुए नहीं है, उन सबके हिसाब यहाँ बिजनेस प्रोफेशन नहीं होते अनलेस स्पेसिफिकली गिवन। कुछ एक कॉमन बात है, देखो एक्सपेंसेस का लिस्ट बहुत बड़ा है तो बहुत बार सब कुछ याद नहीं हो पाता। तो एक कॉमन सी बात रखी मैंने, अगर आपको बाई चांस कुछ भी ना समझे और आपको ऐसा हो ना भाई अब एक फ्लूक मारना है या फिर कुछ एक नियरेस्ट एस्टिमेट लगाना है, तो मैंने चीज लिखी है। नॉर्मली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स जो है उन्हें टैक्सेबल इनकम मानेंगे, अलाउड इनकम मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अलाउड एक्सपेंस मानेंगे, डिडक्टेबल एक्सपेंस मानेंगे। कैपिटल रिसीट्स को कैपिटल गेन चैप्टर के लिए छोड़ दो भाई, यहाँ पे कुछ मत करो, एंड कैपिटल एक्सपेंसेस का डेप्री मांग लो, उनको डायरेक्ट लेस मत करो अनलेस दिस इज कोई गिवन, किसी सेक्शन में गिवन है। 35D बोलता है कि बिल्डिंग खरीदी 10 लाख, यहाँ पे ठीक है लिख दो 10 लाख, टू बिल्डिंग 10 लाख। नॉर्मली ऐसा नहीं करते लेकिन यहाँ करना है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, बिल्डिंग का डेप्री लेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बस यही बात है, नॉर्मली यही करना है। ऊपर लिखा ना लिखें जब तक कहीं पे स्पेसिफिकली ना लिखा हो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली स्टेटेड इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, आप ये लगा सकते हैं। क्लियर। दो मेथड्स हैं इसके, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज फॉर ऑलमोस्ट all the cases, like it is applicable on all the, like in case of small business, in case of small big businesses, large businesses, but it is suitable for small business profession. Okay, सारी की सारी इनकम लिखो, सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस करो, अगर अलाउड है तो आपको पीजीपी सिंपली निकालने को मिल जाएगा। डिसअलाउड इनकम को, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दो। इनडायरेक्ट मेथड में कैसा, अगर आपने ऑलरेडी पीनल बनाया तो इतनी मगजमारी नहीं करनी है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लो। ओके, लाइक नेट प्रॉफिट लिख लो एज पर पीनल। नाउ देयर आर सम डिसअलाउड एक्सपेंसेस बट स्टिल डेबिटेड, लाइक डोनेशन, लाइक गिफ्ट टू वाइफ, डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, नो इश्यूज। इनकम टैक्स में से अलाउड नहीं है तो ऐड बैक करो। कोई खर्चा लेस करना चाहिए बट फिर भी नहीं किया, जैसे डेप्रिसिएशन 20% अलाउड है बट आपने 10% ही किया है, कोई बात नहीं है, 10% और लेस कर दो। कोई ऐसी इनकम जो टैक्स होनी चाहिए, जैसे गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, टैक्स नहीं किया, लिख दो यहाँ पे, बिकॉज बुक्स में उसको नहीं लिखते तो यहाँ लिख दो। कोई ऐसी इनकम जिसके लिए है चैप्टर हमारे पास, जैसे आईएफओएस है डिविडेंड्स के लिए, फिर भी डिविडेंड आपने लिखे हैं पीनल में, बिकॉज अकाउंटिंग में ऐसा ही करते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिविडेंड कुछ भी लिख देते हैं। तो भाई बिजनेस प्रोफेशन से यहाँ पे हटा दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हेड्स हैं ना इन सब इनकम के लिए। स्टॉक एडजस्टमेंट तो नॉर्मली अकाउंटिंग जैसा ही है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया है तो मतलब आपके आपने बेसिकली इनकम भी कम लिख दी तो एड बैक करो एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। कैलसी पे भी सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट तो आपके लिए ऑलमोस्ट कैलसी पे हर चीज हो सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बस आपको फ्लो पकड़ना पड़ेगा। ओके, एंड डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड हो, एक बात आप याद रखेंगे कि आंसर्स जो है, आंसर्स सेम आते हैं। मैंने इसका क्वेश्चन हटा दिया, बस ये बताने के लिए रखा है कि आप चाहे किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मेथड अलग है। बाकी हम अगर आप देखेंगे तो करना वही है, बस यहाँ पे क्या है कि बस अलाउड चीजों को लिखा है और यहाँ पे सिर्फ गलत चीजों को हटाया। अलाउड जो अलाउड है बट सही किया उसे इग्नोर करो। अलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड, इग्नोर। अलाउड इनकम क्रेडिट, इग्नोर। ओके, डिसअलाउड एक्सपेंस नॉट डेबिटेड, वेरी गुड, इग्नोर। डिसअलाउड इनकम नॉट क्रेडिट, वेरी गुड, इग्नोर। ओके, तो बस यही करना होता है, गलत चीजों को सुधारना होता है। सेकंड के स्टार्ट कर देते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस वाला। सेक्शन 30, 31, 32 एंड ऑल जाता है। 33 के अंदर 33 ए बी एंड ए बी तो दो सेक्शन हैं। 34 अब है नहीं, उसमें मतलब अब कुछ एलिमेंट्स नहीं उसका। 35 की सीरीज काफी बड़ी है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस स्टार्ट होती है और बहुत सारी सेक्शन है उस सीरीज में। 36 में बचे कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट को कहना है, एंड 37 के अंदर जो कुछ कहीं पे कवर नहीं है तो वहां पे कवर कर लेंगे, उसके लिए रखा है। सो सबसे पहले गवर्नमेंट को लगा कि अब कहाँ से स्टार्ट करें एक्सपेंसेस के बारे में, इतने सारे एक्सपेंस है क्या करें।
मतलब दुनिया में हजारों बिजनेस, उनके हजारों एक्सपेंस, सबको तो लिस्ट आउट करेंगे तो फिर ये सिलेबस तो 3-4 साल चलेगा, तो क्या करें। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को पकड़ते हैं, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं लेट्स स्टार्ट विद बिल्डिंग ओनली। बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, लाइक यू नीड अ प्लेस फॉर बिजनेस, यस। तो ठीक है, बिल्डिंग के रेंट, रिपेयर्स, लोकल रेट्स लाइक म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब कुछ क्या है, सब कुछ यहाँ पे अलाउड है। अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए है बिल्डिंग, अगर आपने बिजनेस में यूज की, आपने खुद ने की है, तो आप बोलेंगे पड़ोसी की बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट मैं भर दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का रिपेयर्स करते हैं, उसका इंश्योरेंस भरते हैं, बिल्कुल बिजनेस का पार्ट है, आप लेस कर दीजिए। बस ध्यान रखना दोनों सेक्शन के अंदर कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास है ना सेक्शन 32, उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे, उसके लिए प्रिस्क्राइब रेट्स वगैरह सब दिए रूल्स हैं उसके, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, करंट रिपेयर्स वगैरह के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। डेप्रिसिएशन तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अपने आप एक चैप्टर है इसके लिए। तो पहले तो ऊपर का पार्ट देख लो, अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सम एलिजिबल एसेट्स, तो ये पहला पार्ट। ओन्ड बाय एसएससी, ओनरशिप को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं कि आप अगर लेसर हैं या तो आपको मिलेगा, या लेसी को मिलेगा एंड ऑल, बिकॉज अकाउंटिंग में लेसी को भी मिलता है लॉन्ग टर्म लीज के केसेस में। बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया, व्हाट इफ एक दिन यूज किया होता है, ये सब बातें होंगी। एंड डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्पेशल होता है कि यहाँ पे जो जो एसेट सेम टाइप की होती हैं, सेम रेट वाली होती हैं, सेम कैटेगरी में फॉर्म होती है, उन पे कॉमन तरीके से टैक्स लगाते हैं, ये डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। अकाउंटिंग जैसा नहीं कि 3 प्लांट है तो तीनों का अलग अकाउंट, प्लांट 1 अकाउंट, प्लांट 2 अकाउंट, प्लांट 3 अकाउंट, तो काफी सिंपल है। बिकॉज अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑल ये सब चीजें होती हैं, आपको अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंटेबल रखनी है। यहाँ पे ये सब थोड़ी, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए, दैट्स इट, इतना ही पर्पज होता है, तो इसके लिए इस तरीके से करते हैं। नाउ एलिजिबल एसेट्स में सबसे पहले टैंजिबल, इंटेंजिबल, तो बेसिकली 4 कैटेगरी हो गई, टैंजिबल में 3 और इंटेंजिबल की एक कॉमन कैटेगरी। तो इंटेंजिबल की कैटेगरी काफी ईजी है, 25% डेप्रिसिएशन आप लेस कर लो, टॉपिक क्लोज, कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, कोई और तरीका को राइट हो अगर, तो सब पे आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू है अगर, तो जैसे आपको वाइट गुडविल वैल्यू हो सकती है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि कुछ काफी जजमेंट्स हैं ऐसे कॉमन कॉन्ट्राडिक्टिंग वगैरह, बट आप लोग, अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो ऑलमोस्ट सबके लिए 25% आपको डेप्री मिल जाएगा। प्लांट मशीन जनरली 15%, बाकी वेरी करता है, सबका अलग अलग। काफी सारे रेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रेट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी आप शील्ड फॉलो कर सकते हैं, आप मॉड्यूल्स लिख सकते हैं, पूरी रेट्स देखनी है तो। कार नॉर्मल वाली अगर बिजनेस में यूज की तो 15%, अगर आपका काम ही कार का है, लोडिंग टैक्सी का है, बस का है, ये सब काम अगर आपके यहाँ गाड़ियों को भाड़े पे देते हैं तो 30% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे आप। शिप वेसल्स 20%, बाकी सब 40%। पहले तो 100% भी ज्यादा था, 60% भी होता था, अब गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया 40% का। कंप्यूटर्स, बुक्स, हाँ बुक्स भी, प्लांट मशीनरी होते हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पहले 100% कैटेगरी में आते थे, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पहले 100% कैटेगरी आते थे, अभी 40% कैटेगरी में आएंगे। हाँ, ऑयल वेल भी 15%, ऑयल वेल भी प्लांट मशीनरी है। नॉर्मल वेल हुआ अगर तो अब तो बिल्डिंग में जाएगा, ऑयल वेल है तो यहाँ पे आएगा, ये याद रखना। बाकी फर्नीचर फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन 10% है, बिल्डिंग का नॉर्मली 5%, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल 10%। देखो, ये कंफ्यूज मत होना कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम जहाँ रहते हैं उसका डेप्री मिल रहा है, ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, हालांकि रेजिडेंशियल में क्या हो सकता है, क्लासेस हो सकती है, रेजिडेंशियल में CA/CS की प्रैक्टिसिंग ऑफिस हो सकती है, ये सब चीजें पॉसिबल है। आई थिंक लॉयर की ऑफिस भी होती है शायद। तो अगर आप ऐसी बिल्डिंग में अपना काम कर रहे हैं तो आप 5% टैक्स मांगे, बिकॉज उसका बेसिकली वेरिएंट है, थोड़ा सा स्लो होगा ना, कम लोग आते जाते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली उसमें पब्लिक ज्यादा आती है तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, 10%। कुछ टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो 40%। बिल्डिंग में वेल, ट्यूबवेल, रोड, ब्रिजेस सब आता है, ठीक है। उन सब का, जैसे अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो रोड है इंटरनल, वो भी बिल्डिंग का पार्ट है, उसको डेप्री को मिल जाएगा 10%, ओके। तो रेजिडेंशियल कमर्शियल का अगर मानो मिक्सिंग हो तो मतलब नीचे दुकान ऊपर मकान, तो गवर्नमेंट का देखो लड़ाई मत करो, 67%, 2/3 अगर आपने रेजिडेंशियल यूज किया है तो पूरी बिल्डिंग को मान लो रेजिडेंशियल, ठीक है। ऐसा हाफ हाफ वाला नहीं, मोर देन 15, मोर देन 2/3 अगर यूज कर लिया तो रेजिडेंशियल, ओके। तो नीचे दुकान ऊपर 10 माले, तो मतलब बिल्डिंग को क्या मानो आप, एक बार के लिए रेजिडेंशियल मानो। देन ओन्ड बाय एसएससी, पार्टली ओन्ड अगर हुआ तो एसएससी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पार्ट। या वन मोर थिंग, पार्टली ओन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक एक प्रॉपर्टी का मैंने कुछ पेमेंट किया, कुछ पेमेंट आपने किया, तो आपके पार्ट का डेप्री आप मांगो, मेरे पार्ट का डेप्री मैं मांगता हूँ, सिंपल।
लेसर शैल क्लेम डेप्ट इन केस ऑफ लीज, यहाँ तक ना, हमेशा लॉन्ग टर्म लीज हो या शॉर्ट टर्म लीज हो, इनकम टैक्स में लेसर मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो ही डेप्री मांगेगा. लेसी विल नॉट बी एबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स. करेक्ट. Even though in accounting it is possible that lessee is claiming depreciation because of accounting standards, but here in income tax act there is no such provision. Clear? Apart from this, like रजिस्ट्री भी जरूरत नहीं है. अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पोजीशन दे दिया, जिसके पास पोजीशन है वो डेप्री मांग लेगा. हायर परचेज में कोई दिक्कत नहीं है. आपने बोलो कोई मशीन खरीदी 10 इंस्टॉलमेंट में, तो 10 इंस्टॉलमेंट पूरी होने के बाद डेप्री मांगेंगे नहीं. आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कैश प्राइस पे मांग सकते हैं, इंटरेस्ट वाले पार्ट पे नहीं मांग सकते. कैपिटल एक्सपेंस अगर आपने कर दिया टेनेंट, कोई दिक्कत नहीं. लीड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट करके होता है. एक बिल्डिंग थी भाड़े पे थी, मैंने उस पर कुछ हमें कमरा बनवा दिया एक्स्ट्रा. वो कमरे का मालिक मुझे मान लेंगे, आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन पर्टिकुलर दैट पार्ट. ओके. फिर जब बिल्डिंग छोड़ेंगे तो पूछ लेंगे उसको कि भाई इसका कुछ पैसा तुझे देने वाला है कि नहीं. मकान मालिक अगर देता है तो आप उसका ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से जैसे कैपिटल गेन कैपिटल लॉस वगैरह निकाल लीजिए, वो दिक्कत की बात नहीं. तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं. देन यूज फॉर हिज बिजनेस प्रोफेशन, एक्टिव यूज करो चाहे पैसिव यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल करिए. रोज यूज करना जरूरी नहीं है. प्रोजेक्टर लगे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं तो लगे ही होते हैं. थोड़ी जबरदस्ती उसको हर बार यूज कर लेंगे, कैसे हर बार आग किसकी बुझाई भी ना लगे. बट पुट टू यूज होना बहुत जरूरी है. इफ एसेट हैज बीन पुट टू यूज देन यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन. ओके. रेडी टू यूज, सिर्फ रेडी टू यूज जरूरी नहीं है, पुट टू यूज इंपॉर्टेंट होता है. ओके. बेसिक डिफरेंस कैसा हो गया कि जैसे मानो मैंने एक ऑफिस बनवाई, एकदम सब कुछ रेडी है, बट उसका रिबन ही नहीं काटा, अब तक उसका मैंने ओपनिंग नहीं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही नहीं किया, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं की, तो डेप्टी कैसे मिलेगा? रिबन तो काटना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, नथिंग एल्स. इफ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इफ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मतलब 2020-21 में मैंने कोई एसेट खरीदी और उसी साल पुट टू यूज की, तो कम से कम 180 डेज यूज होना चाहिए. मतलब 3 अक्टूबर से पहले पहले खरीदा और पुट यूज किया ये साल, तो 2021 तक मान लो भाई उसका 180 डेज हो जाएगा, तो आई कैन क्लेम 100% डेप्रिसिएशन. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई क्लेम ओनली 50%. आई बी एबल टू क्लेम ओनली 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन. जैसे नॉर्मली 15% अलाउड था, आपको 7.5% ही मिलेगा. नॉर्मली 30 था तो 15% ही मिलेगा. अगले साल से नॉर्मल मिल जाएगा. व्हाट इफ मैंने खरीदा 2020-21 में, आई परचेज्ड वन एसेट इन 2021, say on the last day only, on 31st March, okay, I purchased, but put to use उसका हुआ अगले साल 2021-22 में, in 21-22 that machine has been put to use by me, and that too for just 2 days, like on 29th March मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया. Will I get 100% depreciation or 50% depreciation in that next year? 50? No, 100%. I'll get 100% depreciation. Why? Because this rule is applicable only in the year of acquisition, not in the next year or second or third year. So एक साल जिस साल खरीदा उसी साल 180 डेज चेक करना है. अगर खरीदा इस साल, पुट यूज अगले साल किया, तो एक दिन भी अगर पुट यूज किया तो पूरा डेप्टी मिलता है. ये बात याद रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं. डब्ल्यूडी ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है. जो एसेट सेम टाइप की होती है उन सबका कॉस्ट, उन सबका ओपनिंग डब्ल्यूडी सब जोड़ दो एक साथ. इस साल अगर उस ब्लॉक में कुछ खरीदा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऐड करो. एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये अपन अलग से भी देखेंगे 43(1) के बारे में भी. डिफरेंट सिचुएशंस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे पता लगाएं. अगर कोई एसेट बेची है ब्लॉक में से, तो जो पैसे सच में मिले हैं, सेल प्रोसीड जो मिले वही लेस करने, काइंड प्रोसीड्स लेस नहीं करने होते, याद रखना. आपने कोई एसेट बेची, बदले में 10 गाय ले ली, तो उसका कमर्शियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू यहाँ पे लेस नहीं होगा, याद रखना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की रिकवरी की बात हो रही है यहाँ पे. स्लम सेल वाला एक स्पेशल पॉइंट, अगर आप कोई एसेट स्लम सेल में आपने कोई अंडरटेकिंग बेच दी, 3 अंडरटेकिंग थी आपकी, तो कुछ एसेट्स उस स्लम सेल में चली गई, तो ऑब्वियसली उन एसेट्स का डब्ल्यूडीवी फिर यहाँ से लेस करो, क्योंकि उसका भी आपको फिर कैपिटल निकालना होता है. इंटर लेवल, एग्जिट लेवल पे सब आप इग्नोर कर भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये फाइनल वगैरह में काम आता है या सीएस प्रोफेशनल में काम आएगा. डब्ल्यूडी फॉर डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा. ये 31 मार्च वाला जो फिगर है, इस फिगर पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ डिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है और ब्लॉक में एसेट भी है तो डेप्री मिलेगा. ये अमाउंट नेगेटिव है, मतलब पैसे रिकवर ज्यादा हो गए, तो अब ये टैक्स करो, कैपिटल गेन हो गया.
अगर ये अमाउंट पॉजिटिव और एसेट नहीं है ब्लॉक में, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवरी भी नहीं हो पाई और आपके पास एसेट ही नहीं है, तो आपको उसे कैपिटल लॉस के जैसे क्लेम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, कौन सी दो कंडीशंस हैं, एक बार लिख लो, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। WDV for depreciation shall be positive amount and at least one asset in block on 31st March of the previous year, then only you will be able to claim depreciation. Okay, एक कॉमन सा चार्ट है, एक बार देख लीजिए। सो अगर अमाउंट पॉजिटिव है, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो क्या, नहीं करता है तो क्या, अगर ब्लॉक नेगेटिव है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये क्या हो गया आपका, अब कोई डेप्रिसिएशन मांगने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर नेगेटिव कब आता है, जब रिकवरी ज्यादा होती तो ये आता है, रिकवरी अगर ज्यादा होगी तो फिर क्या जरूरत है। एग्जाम्पल दिया, किसी को ना समझे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये रखा है, पॉज करके देख लेना। ओके, मुझे मैंने रिमार्क्स लिखे हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअली आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, देन ब्लॉक ऑफ एसेट्स निकालना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके लिए थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे। सो प्लांट मशीनरी 1 2 3, बिल्डिंग फर्नीचर पेटेंट्स नो हाउ सबका डेप्रिकेट लिखा है। प्लांट मशीनरी 1 फर्स्ट ब्लॉक में है, 2 सेकंड ब्लॉक हो गया बिकॉज रेट अलग है, थर्ड वापस 15% वाली इसलिए फर्स्ट ब्लॉक में डाल दी है, बिल्डिंग अलग है 3%, थर्ड ब्लॉक में 10%। फर्नीचर इवन दो रेट इज सेम बट स्टिल it will be in different block. Why? Because कैटेगरी अलग हुई, तो कैटेगरी और रेट दोनों सेम हुआ तो आपको एक ब्लॉक वरना एक ब्लॉक नहीं रखना। जैसे पेटेंट नो हाउ, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, सेम इंटेंजिबल कैटेगरी है और सेम ही रेट होता है, तो ये कभी भी एक ब्लॉक में आएंगे। इसलिए टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 ब्लॉक्स हो गए। ये बस एक थोड़ा सा इजी रहेगा आपको कभी भी सॉल्व करने में, टाइम बचेगा एग्जाम में आपका, इसलिए आप ये डेट याद रख सकते हैं। कभी ऐसे खरीदते अगर पुट टू यूज कर दिया आपने, मानो अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 3 October 20, देन टिल 31 मार्च कितने दिन होते हैं। सो 3 अक्टूबर को पुट यूज किया तो 180 डेज होंगे, और अगर 4 अक्टूबर को किया तो 179 होता है। तो आपको याद रहेगा कि 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कभी भी अगर आपने पुट यूज किया, you will get only half of normal depreciation, you get only 50% depreciation, not get 100% depreciation. Okay, नॉर्मल 15 है तो आपको 7.5 मिलेगा, लेकिन अगर 3 अक्टूबर को यूज कर दिया तो आपको फुल डेप्री मिलेगा। सो आपको डेज काउंट नहीं करने पड़ेगा, आप डेट याद रख लेते हैं। तो गुड। Next thing is additional depreciation. That is a part of depreciation only. Okay, it is just a fast mode of investment recovery. You will not get excess recovery. ऐसा नहीं है कि like you will get 120%. Like आपको एक साल में 15 मिलने वाला था, 35 मिल जाएगा, अगले साल से नॉर्मली मिलेगा, बट एक साल 35 मिल जाएगा। So that you will get ना your fast recovery of investment. You will get extra deduction. आपको इस साल टैक्स आउटफ्लो थोड़ा कम होगा बिकॉज खर्चे बढ़ गए आपके इसके लिए। इसमें 180 का ध्यान रखना है, अगर आपने पुट टू 180 से कम किया तो अगर नॉर्मल आधा है तो ये भी आधा मिलेगा, लाइक 10% अभी, 10% अगले साल, अदरवाइज ये भी आपको पूरा मिल जाएगा, 20% कॉस्ट का पूरा मिल जाएगा। इसको मिलता है सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को या फिर पावर जनरेटर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को, बाकी को नहीं मिलता। ओके, जैसे नॉर्मल अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मुझे ये सब नहीं मिलने वाला, करेक्ट, ये मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेज करते हैं वो लोग इसके लिए। कौन सी एसेट्स के लिए मिलता है, जो एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग के काम में आती है। गवर्नमेंट ऐसा लिखा नहीं, क्या लिखा है, किस पे नहीं मिलेगा, तो सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट, शिप, वेसल, मतलब व्हीकल कैसा भी हो, उड़ने वाला, चलने वाला, घूमने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स वगैरह पे नहीं मिलेगा। प्लांट मशीनरी अगर ऑफिस में है, गेस्ट हाउस में है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो नहीं मिलने वाला। या फिर जब कोई और सेक्शन आपको ऑलरेडी एक साल में पूरा 100% लेस करने को दे रही है, तो फिर आप एक्स्ट्रा डेप्री किस खुशी में मांग रहे हो भाई, तो इसलिए उसके लिए भी नहीं मिलेगा जिस मशीन का पूरा 100%, जैसे आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट लिया, ऑलरेडी 100% एक साल मिल रहा है, तो आप क्यों उसके लिए डेप्री की बात भी करेंगे पहली बात। ओके, तो ऐसी सब चीजों के लिए, ऐसी किसी एसेट के लिए, प्लान मशीनरी के लिए आपको ये सब नहीं मांगना चाहिए, नहीं मिलेगा। ये चीज लिखिए सिर्फ बताने के लिए कि बैकवर्ड एरिया के लिए पहले 20 जब 35 मिलता था, वो लास्ट ईयर ही खत्म हो गया, मतलब 31 मार्च 20 को खत्म हो गया, अभी इसका कोई स्कोप नहीं, आने वाले ईयर्स में ये सब नहीं मिलेगा आपको। 20 का 20 मिलेगा, चाहे आप किसी आंध्र, तेलंगाना, बिहार कुछ निकाल रखो, इसके कुछ 4-5 ईयर्स थे, हो गए पूरे। ओके, देन सेक्शन 43(1), ये आपकी ये बात करती है किसकी, एक्चुअल कॉस्ट की। सो मैंने कुछ बेसिक केसेस और स्पेशल केस अलग कर दिए। अगर आपको स्पेशल केस काफी लोगों को टफ लगता है, नहीं समझे कोई बात नहीं, इतना कम से कम याद कर लो, बाकी का याद हो तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे वो WDV का जो
फॉर्मूला था, उसमें क्या लिखा था, मतलब जो उसका फॉर्मेट था, ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एडिशन। तो इस साल कुछ खरीदा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, सी डायरेक्टली मार्केट में गए, दुकान में गए, बोला ये मशीन बहुत अच्छी है, कितने की, 2 लाख की, 2 लाख की मशीन ये लेके आया, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख ऐड कर दी ब्लॉक के अंदर, इन्वेस्टमेंट हो गया। कभी कभी नहीं समझ में आता कि भाई क्या ऐड करें, कुछ छोटे मोटे खर्चों जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड करे क्या, 2 लाख में थे तो, लेकिन इंस्टॉल करने का और 20,000 लग गया, तो कॉस्ट क्या हुई, 2 लाख या 2,20,000 गवर्नमेंट से जो कि 2,20,000 पे डेप्री मांगो, कैरीज इनवर्ड ऐड कर लो, एसेट को बनाना पड़ा, बनाने के लिए लोन लेना पड़ा, तो जब तक एसेट बनी नहीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तब तक का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो, उसे P&L में मत डालो। कुछ पैसे मैं नहीं दिए, किसी और ने दिए थे या गवर्नमेंट ने दे दिया, वो लेस कर दो। 1 लाख की मशीन थी, 40,000 कैश में पे कर दिया, खत्म बात। गवर्नमेंट बोल रही है कि 10,000 एक दिन में एक बंदे को कैश में दिया तो दिया, था हम उसका डेप्री भी नहीं देंगे, ये पहले नहीं था, बाद में आया, हम डेप्री भी नहीं देंगे उसका आपको, मतलब ना तो नॉर्मली खर्चा अलाउड करेंगे कभी 40A3 की वजह से, और ना कभी आपको उसका डेप्री देंगे अगर आपने एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपये कैश में पे कर दिया, मतलब बेसिकली अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS, UPI, इन सब के थ्रू अगर आपने पे नहीं किया तो आपको उसका डेप्री भी नहीं मिलेगा। दिस पे सिंपली वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन, सो दैट आप उस WDV वाले ब्लॉक में उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, देन आपको डेप्रिसिएशन निकालने को मिलेगा, देन डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के हिसाब से एक अलाउड एक्सपेंस है, आप लेस कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग में कम किया और बट ये ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा लेस कर सकते हैं। तो ये उसी के लिए सारी बातें हो रही है कि हम कर क्या रहे बताना आपको, हम डेप्रिसिएशन निकलना सीख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई यहाँ तक हो गया है तो। देन ये स्पेशल केस में सारे लिखे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, वन मतलब पूरे समरी में। अगर पहले कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए थी, बट अब मैंने उसको रेगुलर बिजनेस यूज कर लिया, लैब में रखा था कंप्यूटर 1 लाख रुपए का, अब उस कंप्यूटर का यूज नहीं लैब में, तो दुकान में ले आया, तो दुकान के लिए उसकी कॉस्ट क्या हुई, तो मिल भाई, पहले आपने 1 लाख पूरा 35 मांग लिया ना, तो फिर अब यहाँ पे डेप्री क्यों मांग रहा है, तो उसकी कॉस्ट नहीं लोगी, बेचेंगे तो जो पैसे आएंगे पूरे पूरे ब्लॉक से लेस हो जाएंगे। कोई एसेट थी जैसे का ना, वो फ्लैट था पहले बेचने रखा था, बट अब मैंने बाद में उसको अपनी ऑफिस बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर डेप्री मांग लो, उसकी FMV टैक्स पर ना, FMV तो कोई कॉस्ट मान लेंगे, जैसे 80 लाख का फ्लैट था, बट उसको जिस दिन मेरी कैपिटल एसेट माना गया, उसकी FMV 1 करोड़ थी, तो मुझे 1 करोड़ पे डेप्री मिल जाएगा, वहां पे 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे 1 रुपये डेप्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गिफ्ट इनहेरिटेंस से एसेट मिली, तो जो भी कॉस्ट ऑफ पे है उस पर डेप्री मांग लो। सेकेंड हैंड एसेट खरीद ली, तो गवर्नमेंट ने रखा है, अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट आया कि ये इस एसेट की परचेज वैल्यू सही नहीं है, तो अपने हिसाब से निकाल सकता है, और उस पर फिर आपको डेप्री मिलेगा। क्या होता है ना, 10,000 की एसेट है, मैंने 1 लाख में खरीद ली, अब क्या पता खरीदी नहीं खरीदी, कैश पेमेंट किया, चीटिंग किया, इसलिए AO के हाथ में रखा है, सही लगेगा तो ठीक है। री एक्विजिशन ऑफ एसेट, मेरी एसेट घूम फिर के वापस मैंने खरीद लिया, मैंने आपको 1 लाख की एसेट थी, आपको बेची मैंने 1 लाख में, आपसे वापस 10 लाख में खरीद ली, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि कोई बात नहीं, वेरी गुड, हम तो 1 लाख पे डेप्यूट देंगे, क्यों, WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर या री एक्विजिशन प्राइस कम है तो अच्छी बात है, हम तो लोअर ही लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर 1 लाख में बेची वापस 80 में खरीदी, कोई दिक्कत नहीं, 80,000 पे हम आपको डेप्रिसिएशन देते हैं, लेकिन ज्यादा खरीदा कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमको नहीं समझ में आता, WDV पे ही होगा जो पहले थी आपकी। एसेट बेच के वापस लीज बैक कर लेते हो, बेसिकली ये लोन ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंस ट्रांजेक्शन होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं बेसिकली, तो मैंने मेरी एसेट बैंक को दे दी, ओके, बैंक से वापस भाड़े पे ले ली, मेरी 1 लाख की एसेट थी, बैंक को 10 लाख में बेची, और फिर अब मैं वो एसेट को वापस लीज पे ले चुका हूँ बैंक से, एंड देन बैंक को अब इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ, तो बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है ये तो लोन था, और आपने बेसिकली एसेट को गिरवी रख के लोन लिया, अब बैंक को डेप्रिसिएशन मांगना है, तो बैंक बोल रही मैं तो 10 लाख में खरीदा है, तो मतलब बैंक 10 लाख पे डेप्री मांग सकती है 1 लाख रुपए की चीज का, नहीं, गवर्नमेंट कह रही है बैंक को भी 1 लाख पे ही डेप्री मिलेगा, वरना लोग डबल मजे देंगे, कैसे, 1 लाख की एसेट 10 लाख में बेचता हूँ, वापस उसको लीज पे लेता हूँ, हर साल अब 1-1 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, 12-15 साल तक इंस्टॉलमेंट भरूंगा, वो इंस्टॉलमेंट्स को मैं रेंट बोलूंगा, बिकॉज लीज के पेमेंट को लोन तो नहीं बोल रहा हूँ, रेंट बोल रहा हूँ मैं, मतलब लेस ही मैं रेंट क्लेम कर रहा हूँ हर साल 1 लाख, सामने वाला 10 लाख को डेप्री मांगे, मतलब 1 लाख की चीज का इतना बड़ा डिडक्शन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, इसके लिए सामने वाले को भले ही 10 लाख में खरीदा हो, उसको 1 लाख का डेप्री मिलेगा, मतलब जो भी उसकी डेप्यूटी। पहले मेरी एक बिल्डिंग थी, 2-3 साल 5 साल घर पे यूज किया, या मैं उसमें रह रहा था,
अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा समझ लो फर्स्ट डे से अगर बिजनेस में इसको रखा होता तो कितना डेप्री लेस करते हैं, बोलते हैं 5% लेस करते हैं। ठीक है, तो उसको अब क्या करो, अभी ये समझ के नोशनल डेप्री लेस कर दो और उसकी डब्ल्यूडीवी एक नोशनल लोड निकाल लो और वही उसकी क्या है कॉस्ट है, फिर आज से बिजनेस में उसको उसी अमाउंट पे डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। याद रखना, एक लॉस सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, कार वार पे नहीं है। ये अजीब सी बात है। मैंने कोई कार खरीदी 5 साल पहले 10 लाख में, आज उसको बिजनेस यूज कर रहा हूँ, मैं उसको 10 लाख पे क्या कर सकता हूँ, एक्चुअल कॉस्ट बता के डेप्री मांग सकता हूँ। बड़ी अजीब चीज है, पर ठीक है, इसका यूज सिर्फ इंडिविजुअल्स वगैरह ही कर सकते हैं, कंपनीज वगैरह का तो ये मतलब ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है वैसे भी। होल्डिंग सब्सिडरी अमालगमेशन डीमर्जर वाले अगर कुछ केसेस हुए तो ये बेसिकली एग्जाम ट्रांसफर वाले केसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट कही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो को कुछ अगर दिया तो ठीक है, वो जो भी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट थी वो जियो की कॉस्ट मान लेंगे कुछ ट्रांसफर हुआ नहीं, भले ही पैसे दिए हो फिर भी हम तो ओल्ड कंपनी वाला ही कॉस्ट यूज करेंगे। बाकी इंटरेस्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ पुट टू यूज को कैपिटलाइज नहीं करना है, जीएसटी के अमाउंट को आप इंक्लूड अगर करते हो तो आपको आईटीसी फिर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जीएसटी का प्रोविजन भी है। अगर आईटीसी मिल रही है तो फिर जीएसटी कॉस्ट ही नहीं है, तो उसका अमाउंट क्यों जोड़ रहे हो। कोई मशीन मैंने 5,25,000 में खरीदी, 25,000 जीएसटी था मैंने। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं 25,000 की आईटीसी मांगू जीएसटी में, या मैं 5,25 पे डेप्री मांगू। तो अगर मैं 5 लाख पे डेप्री मांगता हूँ तो मुझे 25 की आईटीसी मिलेगी, अगर मैं 5,25 पे डेप्री मांगता हूँ तो मुझे आईटीसी 25 की नहीं मिलेगी। वहां पे भी प्रोविजन है, यहाँ पे भी प्रोविजन है। सब्सिडी और ग्रांट ऑब्वियसली लेस करना, बिकॉज आपने मेटी किया, खर्चा आपका होगा ही नहीं। कोई ऐसे इंडिया के बाहर खरीदी थी, भारत में लेके आ रहा हूँ, पहले वाला क्लॉज सिर्फ बिल्डिंग था, ये हर एक पे लगता है। इंडिया के बाहर से कुछ भी लाए, कार लाए, मशीन लाए, कुछ भी लेके आए, बिल्डिंग तो ला नहीं सकते, कुछ भी लाए इंडिया में, 5 साल यूज किया, 5 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, ये समझ के कि इंडिया में यूज करते कितना होता है, और जो भी एक्चुअल कॉस्ट माइनस वो अमाउंट हो, जो नोशनल डब्ल्यूडीबी आ जाएगा उसी को हम इस साल से इंडिया में कॉस्ट मान लेंगे, फिर उस पर आपको डेप्री मिल जाएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन आरएससी वगैरह का अगर होता है, आरएससी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का, तो ये भी एक तरीके से अमालगमेशन वगैरह के जैसा ही है। पहले द बीएससी था, वो बीएससी लिमिटेड बन गया। पहले बीएससी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, बॉडी फिल्ड जैसा था। अब वो अगर एक कंपनी बन गया है तो उसकी सारी एसेट्स ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, नॉन कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट बनाना। ठीक है, सभी वगैरह में पढ़ा होगा अगर आपने तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ओल्ड वाले को डेप्री मिल रहा था वही नए वाले को मिल जाएगा, सेम एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। एसेट क्लेम अंडर सेक्शन 35 डी। अब 35 डी पे अगर किसी एसेट का ऑलरेडी आपने डिडक्शन मांग लिया तो खुद का डेप्री तो मिलेगा नहीं। 35 डी एसेट को 8 साल तक कहीं और यूज नहीं कर सकते, बट कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी आपने डिडक्शन मांगा माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, और उसी अमाउंट पे आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आपको एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख की एसेट थी, 2 साल यूज की आपने 35 डी, फिर आपने कहीं और यूज कर ली रेगुलर बिजनेस में, तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन रिमूव कर देगी, मतलब वापस टैक्स बैक कर देगी वो 1 लाख को। बट कैसे करेगी, आप बोलेंगे चलो अगर 1 लाख रुपया मैंने डिडक्शन मांगा था, आपको लग रहा है गलत मांगा था, ठीक है वापस ऐड करो, लेकिन 2 साल का डेप्री जो मैं मांगता मैंने नहीं मांगा, बिकॉज 35 डी मांगा था ना, तो वो डेप्री लेस कर दो और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको टैक्स करो। गवर्नमेंट का वेरी गुड, उसी को टैक्स करेंगे, अब डेप्री भी उसी पे देंगे, पूरे 1 लाख पे नहीं देंगे। बस ये लिखा है एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, उस अमाउंट पे आपको डेप्री भी मिल जाएगा। देखो आप इसे रिवाइज करके रिमाइंड करके देख लेना अगर मैंने कुछ फास्ट बोला तो, बिकॉज है तो अजीब सी बातें हैं, जिन्होंने एक बार अच्छे से नहीं पढ़ा उनको थोड़ा अजीब लगेगा, और अगर पढ़ा है तो 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट है, एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये कोई पहले का पूछा हुआ कि अगर कोई एसेट को अगर आप पार्टली बिजनेस और पार्टली प्रोफेशन में यूज करते हैं, सॉरी पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पज में यूज करते हैं तो क्या होगा। कुछ नहीं, डेप्री की रेट को स्प्लिट कर दो, हर साल चेक करो डेप्री इस साल कितना यूज किया। जैसे अगर कार है 3 लाख की, 15% उसका रेट है, आप 1/3 यूज करते हैं पर्सनल के लिए, 1/3 यूज करते हैं प्रोफेशनल के लिए, कोई दिक्कत की बात, पर्सनल पर्पज के लिए, और 2/3 यूज करते हैं बिजनेस के लिए, 1/3 पर्सनल पर्पज के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट स्प्लिट कर दीजिए, 10% डेप्री मांग लीजिए, जहाँ पे आपको 3 लाख का 15% पूरा मिलता है उसका 2/3 मांगो, जहाँ पे आपको 270 का 15% मिल रहा है उसका 2/3 मांगो। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट इसका होगा।
कॉन्सेप्चुअली इस पे थोड़े हैं डिबेट्स कि ये सही है कि नहीं है, बट ठीक है, यही इसका करेक्ट, फिलहाल करेक्ट वे यही है, मतलब जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। तो आप एग्जाम में भी अगर आए तो कर सकते हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है वैसे जो मैंने अभी यहाँ पे दिया, काफी सिंपल तरीका है। अगर अमालगमेशन डीमर्जर होगा तो डेप्री कैसे मांगेंगे भाई? तो देखो, दो बातें होती हैं। जैसे मिस्टर एक्स था, वो अपना बिजनेस मिस्टर एक्स के नाम से कर रहा था, प्रोप्राइटर, देन 3 एक महीने बाद कंपनी बना दिया। So on 1st April he was a sole proprietor, and April, May, June. So on 1st July he was he was not a sole proprietor now. He was a director of a company X Limited, and he transferred his business to that company. अब इन सच केस क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। जो एसेट्स ओल्ड एसेट्स हैं, जो पहले सोल प्रोप्राइटर के नाम पे या किसी ओल्ड कंपनी के नाम पे यूज हुई है, बाद में किसी न्यू कंपनी नाम पे यूज हुई है, उनको तो आप स्प्लिट करके डेप्री मांगेंगे, और जो एसेट किसी एक ने यूज किए उस पर डेप्री रेस्पेक्टिव एसेट ही मांगेगा। ओके, करना कैसे? कोई बड़ी बात, 2 स्टेप है। नॉर्मली डेप्री निकाल लीजिए पहले, तो जैसे कुछ अमालगमेशन वगैरह हुआ ही ना हो, और फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज में उस डेप्रिसिएशन को बांट दीजिए। जैसे अगर 1 लाख का डेप्री आया, 120 डेज किसी एक ने यूज किया, 240 डेज किसी और ने यूज किया, ओल्ड और न्यू ने, तो ठीक है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 120:240, 1:2 इसके रेशियो में डिवाइड, अभी आप प्रॉपर नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, इतना ही करना। ये एक स्पेशल पॉइंट और है कि अगर आप एक पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉर एग्जांपल, तो आपको एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको डब्ल्यूडीवी नहीं समझ में आता। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस ना, इन डब्ल्यूडीवी मेथड इट इज वेरी हार्ड टू रिकवर 100% ऑफ कॉस्ट, 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट सेलिंग दैट एसेट, और इन लोग की एसेट बेचना टफ होता है। तो मैं आपको बोलूं कि आपको ये पर्टिकुलर 10 इयर्स में पूरी एसेट कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ये चाहिए कि आपको डब्ल्यूडीवी चाहिए, पहले थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में धीरे धीरे थोड़ा कम मिलेगा, आपको क्या अच्छा लगेगा? तो अगर ये पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स कहे, बाकी किसी को ऑप्शन नहीं, सबको डब्ल्यू लेना है, ये लोग कहे, तो इनको फर्स्ट ईयर से ही क्या होगा, ये मांगना पड़ेगा, फिर बाद में वो ही मिलेगा इनको। ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, हर एसेट को इंडिविजुअली डेप्रिशिएट किया जाएगा। रेट्स भी गवर्नमेंट ने ही दी हुई है, उन्हीं रेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। एसएलएन के बेसिस पे 180 डेज वाला रूल भी लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और हर एसेट को बेचने पे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे निकालते हैं। उससे थोड़ा अलग है, नॉर्मली इन द सेंस अकाउंटिंग में जैसे निकालते हैं। लॉस हुआ तो उसे पूरा पूरा डेप्रिसिएशन, मतलब जो बचा कुचा या टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोल के पीएनएल में लेस कर देंगे। अगर थोड़ा कमा लिया तो जितना आपने ऑलरेडी बिजनेस प्रोफेशन में क्लेम कर लिया है उतना तो होगा बिजनेस प्रोफेशन टैक्स, और अगर कॉस्ट के ऊपर की रिकवरी तो कैपिटल गेन नॉर्मली कंप्यूट किया जाएगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंडेक्सेशन वगैरह सब यूज करके। ओके, नॉट लाइक ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक एसेट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जैसे ब्लॉक एसेट कॉन्सेप्ट में शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, लॉन्ग टर्म भी पॉसिबल है एंड शॉर्ट टर्म भी पॉसिबल है। क्लियर? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ आर पॉसिबल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, तो अगर अच्छे से देखना तो एक और स्टॉप करके देख लीजिए। गुड, नेक्स्ट सेक्शन 35 का सीरीज, अभी 33 ये भी 33 भी मैंने लास्ट में रखे हैं, वो बीच में नहीं दिए, वो एकदम अलग है, वो डिपॉजिट बेस्ड सेक्शन है, इसके लिए हटी नहीं, सिलेबस में है, डरना मत, मतलब ऐसे खुश मत होना ज्यादा। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ओके, ये क्या कह रहा है कि करो, ऐसे साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, और चीप प्रोडक्ट बट हायर क्वालिटी अगर पॉसिबल हो, बिकॉज इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बनाएंगे, अगर अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, अगर ये सब नहीं होगा तो काफी प्रॉब्लम होगा हमको, मतलब इकोनॉमिक्स मैनेज करना टफ हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी। तो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का 100% रिडक्शन। पहले तो वेटेड भी मिलता था, इस साल से वेटेड कुछ भी नहीं है, 150 200 कुछ भी नहीं इस साल से है, इस साल इन द सेंस अभी ये 2020 में होता है। सो इन हाउस रिसर्च और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, देयर आर टू वेज। ओके, या तो आप रिसर्च खुद करवा लीजिए, मैंने ऐसे आप रिसर्च खुद करवा लीजिए, इसका मतलब है कि आप खुद रिसर्च मत करो, जबरदस्ती नहीं है, आप किसी प्रोफेशनल हायर भी कर सकते हो रिसर्च करवाने के लिए, किसी कंपनी से करवा सकते हो, बट रिसर्च आपकी बिजनेस प्रोफेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए।
अगर आपका काम है प्लास्टिक में कुछ काम करना तो उसकी रिसर्च की, आपका काम है स्टील में रिसर्च कराइए। आपका काम है स्टील में रिसर्च कराना, आप रॉकेट बनवा रहे हो, आप कुछ और रिसर्च करो, दैट इज नॉट डन, वो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, दान धर्म करना है, दैट इज ओके भाई। अगर मैं ईश्वरों को दान देता हूँ मुझे साइंटिफिक रिसर्च के लिए और मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा, डोनेशन वो देने पर डिडक्शन मिल जाएगा। अब भले ही मेरा काम चॉकलेट बेचना हो, मेरा काम रॉकेट साइंस से कुछ लेन देन नहीं है, तो दान धर्म में सब चलता है। बट इन हाउस रिसर्च में याद रखना है, रिसर्च मस्ट रिलेटेड टू एसेसरीज प्रोफेशन। सो बिजनेस चालू होने के बाद कभी भी खर्चा करो तो बहुत सिंपल है, डिडक्शन सारा का सारा उसी साल मिल जाता है, रेवेन्यू भी सारे अलाउड, कैपिटल भी सारे अलाउड, एक लैंड छोड़े, बिकॉज लैंड कभी डेप्रिशिएट ही नहीं होती, उसकी जगह डेप्रिशिएट होती है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है लैब बना दिया तो जगह मनहूस हो गई, अब कभी काम नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए उसकी तो वैल्यू मिलेगी आपको बाद में। बिल्डिंग बिल्डिंग आपने बना दी, अगर लैब बना दी, उसका खर्चा पूरा लेस कर सकते हैं एक ही साल, डेप्री मांगने की जरूरत नहीं। इवन बिजनेस चालू करने से पहले के 3 साल तक के खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा एक इशू है, कैपिटल एक्सपेंस अभी दिखते हैं, लैब दिखती है, मशीन दिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस का हिसाब कौन रखेगा, बिकॉज अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी नहीं बिजनेस चालू करने के पहले वगैरह, काफी इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं मानो, तो एक तो सैलरी जो भी जैसे डॉक्टर लगेंगे, रिसर्चर लगेंगे, और जो रॉ मटेरियल लगेंगे, अब कुछ आपको अगर कुछ मानो कैंसर की दवाई बना रहे हैं, कुछ भी तो आपको ड्रग्स लगेंगे आपको, और हो सकता है रॉ मटेरियल बहुत सारे लगेंगे वो सब बनाने के लिए। अब आप सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं तो आप एम्स वगैरह से या फिर मेडिकल एसोसिएशन वगैरह जहां से भी आप जो भी सर्टिफाइड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट लिए कि हाँ भाई ये खर्चा सही है, इतना खर्चा तो होता है, इतनी सैलरी तो होती है, इतना तो मटेरियल लगता है इसके अंदर, उतना ही मिलेगा। बिजनेस चालू करने से पहले की बात कर रहा हूँ, चालू करने के बाद अगर आप जो भी खर्चा करो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेवेन्यू, जो मांगना है मांगो, कोई दिक्कत नहीं, सब रेवेन्यू एक्सपेंस है। पहले के सिर्फ सैलरी और मटेरियल मिलेंगे, रेंट वेंट नहीं मिलेंगे, परक्यूजिट भी नहीं मिलेगा। इवन डॉक्टर को बोले परक्यूजिट दे दे तो वो सब नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन में सब अलाउड है, अभी कोई इशू है ही नहीं। 100% रिसर्च साइंटिफिक के लिए दो, किसी एसोसिएशन को सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दो, किसी कंपनी को दो, कोई सेक्शन 8 कंपनी है उसको अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो, कोई अप्रूव्ड कंपनी है, कोई आईआईटी को किसी लैब को पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए दे दिया रिसर्च के लिए, सब मिलेगा, भले ही बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने एसआर की एसेट बेच दिया तो क्या होगा? दो बातें होंगी, क्या आपने अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा या डायरेक्टली बेचा? अगर नॉर्मल बिजनेस में यूज किया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका ब्लॉक ऑफ एसेट में तो नील दिखेगा कॉस्ट, बिकॉज ऑलरेडी पूरा मांगा हुआ है, अभी जस्ट पड़ा था पहला एक्सप्लेनेशन 43(1) का, नहीं या तो वापस जाके देख लो। और अगर बेचोगे तो नॉर्मली जैसे यूजुअली डिलीशन का ट्रीटमेंट होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट से डिलीशन लेस हो जाएगा, फिर ब्लॉक है ब्लॉक नहीं है ऑल वो सब चीजें होंगी। और डायरेक्टली बेच देते हो, लैब में काम खत्म हुआ डायरेक्टली बेच दिया, 10 लाख में लिया था, 10 लाख का पूरा डेप्री 10 लाख का पूरा 35 डिडक्शन मांग लिया, डेप्री तो मांगने की जरूरत नहीं, 12 लाख में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख वापिस बिजनेस कॉर्पोरेशन टैक्स भरो, ऊपर का 2 लाख कैपिटल गेन में टैक्स भरो, लॉन्ग टर्म हो गया तो इंडेक्स करके टैक्स भरो या तो लॉस मान लो, कोई दिक्कत की बात है। अगर कॉस्ट के ऊपर बेचा तो ये रूल लगाना चाहिए, वो ज्यादा उसका सही ट्रीटमेंट होता है। देन 35 ABB अब की बार ब्रॉडबैंड, ऐसे याद रख लो। तो अगर आपने टेलीकॉम सर्विस के लिए अगर आपने कोई ऐसे लाइसेंस अगर खरीदा है, तो अभी हमने तो लिमिटेड कंपनी गई थी, लिमिटेड लोग वाली सेक्शन है थी, तो जैसे 5 साल का लाइसेंस है तो 5 साल में आपको इक्वली वो लेस करने को मिल जाएगा, डिपेंड करता है पेमेंट कब की है। बिजनेस चालू करने से पहले पेमेंट की तो बिजनेस चालू करने वाले साल से मिल जाएगा, पेमेंट लेट करोगे तो 10 भी लेट मिलेगा। अगर मानो आप 5 साल का लाइसेंस था बट आपने पेमेंट लास्ट के 2 इयर्स में किया तो आपको वो 2 इयर्स में इक्वली पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 10 इक्वल, ऐसा कुछ नहीं लिखा, ध्यान देना। बाकी सेक्शन से आपको मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो वो हर बार 5-5 काउंट होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लाइसेंस पहले पे करो तो पूरी लाइफ में मिलेगा, 10 साल तो 10 साल, 20 साल तो 20 साल, बाद में पे किया जब से पे करोगे तब से आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा, बट ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लाइसेंस ओनली। अगर लाइसेंस की 1 साल की लाइफ बाकी हम पेमेंट तो उसी साल पूरा मिल जाएगा, मतलब ये होगा। 35 अब की बार एयरवेव्स, ऐसे याद रख लो। स्पेक्ट्रम फी अगर आप पे करते हो, ये जो होता है ना 2G स्पेक्ट्रम वगैरह, 3G स्पेक्ट्रम वगैरह, ऑलमोस्ट सेम लाइफ लाइसेंस की लाइफ में ही लेस मिलेगा, छोटा सा डिफरेंस है, एक रूल एक डिफरेंस है, बट ओके दैट विल बी नॉट डिस्कस नाउ। बाकी सबसे पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। टैक्स ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ लाइसेंस, अगर लाइसेंस बेचा तो क्या होगा?
ऑलमोस्ट एसएलएम एसेट के जैसा ही होगा, बस इतना फर्क है कि अगर पार्टली बेचा तो क्या होगा, पार्टली बेचा तो प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में आपको क्या करना है, क्लेम करना है। जैसे अगर पार्टली बेचकर अगर आपको मानो 10 लाख रुपए मिलते हैं, बट आपने पहले मानो 8 लाख मिलते हैं, आपने 10 लाख खर्च किए, तो 2 लाख अभी भी बाकी है रिकवर करने, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 लाख रुपए को आप रिमेनिंग लाइफ में मांग सकते हैं अगर डब्ल्यूडीबी अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हो पाई डब्ल्यूडीबी की, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। बाकी तो पूरा एसएलएम के जैसा ही है, एक बार आप इसे देख लेंगे याद आ जाएगा। अमालगमेशन डीमर्जर हो गया तो क्या नई वाली कंपनी को मिलेगा? यस, उसी साल से मिलेगा, मतलब फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांसफर ही आपको मिल जाएगा। डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम टू सक्सेसर फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांसफर, आपको उसी साल से सक्सेसर को मिल जाएगा, मतलब आपको भी नहीं मिलेगा, ओल्ड को नहीं, न्यू को ही मिल जाएगा उसी साल से। ओके, ये ऑलमोस्ट हर एक में सेम प्रोविजन रहेगा। अगर अमालगमेशन डीमर्जर के एक्सपेंस हो गए तो किसको मिलेगा? भाई जिसने खर्चा किया उसको मिल जाएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, इसलिए न्यू कंपनी को करना चाहिए, ओल्ड कंपनी बंद हो जाएगी ना, उसको पूरा मिलेगा ही नहीं फिर। तो अगर न्यू कंपनी खर्च करेगी तो उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो खर्चा लेस करने को मिलेगा, हर साल 1 का बन जाता है। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को वीआरएस कंपनसेशन पे कर दिया तो क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको वो भी पूरा का पूरा लेस करने को मिल जाएगा। 35 डीडीए वीआरएस कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको लेस करने को मिलेगा। अब हर बार 5, जब भी पे करोगे, अगर आप जैसे अगर आपने 5 साल के बाद 1 लाख का पेमेंट किया तो और अगले 5 साल में वो आपको 20,000 लेस करने को मिलेगा, वैसा। ओके, हर पेमेंट का अपना इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। इसमें याद रखना, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज में कैसा था, अगर आपको पता हो तो, कि लाइफ में एक बार ही एग्जाम्पशन मिलता है वीआरएस का। अगर आपको वीआरएस कंपनसेशन मिला तो 5 लाख का एग्जाम्प्ट होता है, बट लाइफ में एक बार, सब्जेक्ट टू वीआरएस रूल्स एंड ऑल। यहाँ एम्प्लॉयर के पॉइंट से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीआरएस रूल्स के बारे में डिस्कशन नहीं रहेगा, कुछ भी इतना सब सोचने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। ओके, अगर आपका बीच में अमालगमेशन वगैरह हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो न्यू कंपनी है उसको डिडक्शन उस साल से मिल जाएगा। क्लियर? Now there are some deductions for some donations and contributions, allowed contributions apart from section 35 contributions, 35 CCA to NFRD, new PEF, 35 CCC agri extension project में कोई खर्च किया, 35 CCD कोई कंपनी की अगर आप हो और आप कोई स्किल डेवलप प्रोजेक्ट पे खर्च करते तो गवर्नमेंट आपको सारा सारा खर्चा लेस करने को देती है। ओके, तो ऑलमोस्ट सब में 100% ही अलाउड है। ओके, अब है नेक्स्ट सेक्शन 35AD, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेसेस के कुछ आपको खर्चे, सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंस, ऑलमोस्ट सारे कैपिटल एक्सपेंस, गुडविल, लैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, इवन बिजनेस चालू करने के पहले के रेवेन्यू एक्सपेंस भी कैपिटल नेचर के होते हैं, वो भी सारे मिल जाएंगे पहले साल में। बिजनेस चालू करने के बाद कैपिटल एक्सपेंस किया तो भी यू विल गेट डिडक्शन, 100% डिडक्शन इन 1 ईयर ओनली। इनिशियली ये स्टार्टिंग के 5 बिजनेस के लिए 150% मिलता था, सबके लिए 100% ही मिलता है। ये सारे के सारे बिजनेस हैं, क्लास में तो हमने इसके बारे में स्टोरी वगैरह बना के याद किया था, 2-3 बार रीड कर लेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। और इनके सारे सारे खर्चे एक ही साल में आपको लेस करने को मिलता है। कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू तो वैसे भी लेस करने को मिल जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंस भी आपको एक साल में लेस करने को मिल जाएंगे। कंडीशंस है इसके ऑब्वियसली काफी कुछ, ये सब डिस्कस करने का तो भी कुछ मतलब नहीं है, याद ही करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम टाइम के पढ़ रहे हैं तो। एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारी कंडीशंस है छोटी मोटी, कुछ कुछ मेन कंडीशंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिजनेस किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग ऑफ करके या रिकंस्ट्रक्शन से ही नहीं बनना चाहिए, है ना। मेरे अब जैसे भाई गवर्नमेंट चाहती है, मेरे पास पहले से एक 5 स्टार होटल है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई आप एक और 5 स्टार होटल बना दो, तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले 5 स्टार होटल का सारा क्लाइंट बेस पूरा सेकंड बिजनेस शिफ्ट कर दो, पहले बिजनेस की सारी मशीनरी उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, उसका पॉइंट पूरा यहाँ लेके आ जाओ, वो अलाउड नहीं है। आप पूरा नया बिजनेस करो, आप नए एम्प्लॉयज रखो, आप नया जनरेशन करो, आप नए और टूरिस्ट आएंगे उन सबको आप केटर करो, ये सब चाहती है गवर्नमेंट। एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश पे करोगे तो यहाँ पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, अकाउंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये एसेट अगले 8 साल तक किसी और बिजनेस में यूज नहीं करोगे, वरना लोग क्या करेंगे, 35D के नाम पे लेंगे और दूसरे बिजनेस यूज करना स्टार्ट कर देंगे, एक साल में सारा खर्चा मांगे, डेप्री मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सब हमने रोका है। अगर आपने अलग से ऐसा यूज कर लिया तो आपको जस्ट मैंने बताया वो डेप्रिसिएशन वाला केस हो जाएगा, तो आपको नोशनल डेप्री लेस करके रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। देन अगर आपने ऐसा को बेच दिया तो सेक्शन 28 में लिखा था कि सारा का सारा पैसा यहीं पे टैक्स होगा, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा।
बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। स्पेशल रूल है 28 में लिखा है इसके लिए, अनलाइक एसआर एसेट वगैरह। एक और स्पेशल बात, इसका लॉस कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन सेट ऑफ इन्हीं बिजनेसेस की इनकम से होगा, याद रखना। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। अगर आपने एक बार ये 35D वाला रिडक्शन मांग लिया, ये स्पेसिफिक बिजनेस वाला, फिर उसका इनकम बेस्ड रिडक्शन नहीं मांगेंगे आप। जैसे 10AA हो गया, एक्सपोर्ट बेस्ड हो गया, या चैप्टर 6 का कोई टैक्स हॉलिडे वाला हो गया, 5 साल तक टैक्स नहीं भरना, 10 साल टैक्स नहीं भरना, ये सब नहीं मांग सकते। या तो 35D मांगो या फिर वो मांगो, डबल डबल नहीं। ओके, क्योंकि ये भी टैक्स इंसेंटिव है 35D की, तो पहले साल आपको कुछ इतना बड़ा खर्चा लेस करने को दे रहे हैं। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, रेजिडेंट असेसी इंडियन कंपनी। ऐसा अलग क्यों लिखा है? अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट होती है बिकॉज ऑफ पोएम, तो भी उसे सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा है इंडियन कंपनी। कंपनी है तो इंडियन, फॉरेन कंपनी भी नहीं है। अब कोई कंपनी है, बिजनेस नया स्टार्ट कर रही है, एक्सपांड कर रही है, न्यू खोल रही है, तो उसमें कुछ खर्चे होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स के, ड्राफ्टिंग, एमओए, रजिस्ट्रेशन फीस, शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंस, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सब खर्चे आपको लेस करने को मिलेंगे, इन फाइनल इंस्टॉलमेंट में लेस करने को मिलेंगे। बट एक लिमिट से ऊपर नहीं। आप बोलोगे मेरा 1 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है और मैंने 50 लाख खर्च कर दिए ये सब में, मार्केट सर्वे में, तो गवर्नमेंट बोलेगी इतना अलाउ नहीं करेंगे, एक लिमिट है, उतने में अलाउ करेंगे। और ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, ये सारे काम किसने किए हों? किसी एसएससी ने खुद ने, या फिर सीबीटी से जो भी अप्रूव्ड पर्सन है उससे, मतलब प्रोफेशनल से करवाने। आप बोलो मेरे चाचा गए थे करके आ गए, मेरा भाई गया था करके आ गया, ऐसा सब यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ेगा खर्चा कैसे हुआ, क्या हुआ। 5 इंस्टॉलमेंट्स कैसे लेंगे आप देख लीजिए, लिमिट है उसकी। इंडियन कंपनी के लिए 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी हायर उसका होता है, लेकिन बाकी लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेयर करने को नहीं मिलता। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही आपको अपर लिमिट मिलेगी, उसका फिर 1/5 आपको हर साल मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस डेट। बट इक्विटी मतलब क्या, देखिए, शेयर प्रीमियम को इक्विटी नहीं मानती, बहुत बड़ी बात है। इशूड शेयर कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लॉन्ग टर्म में क्या मैंने लिखा है बाजू में, और ये कौन से डे का देना है? लास्ट डे का लेना है प्रीवियस ईयर का। पूरे साल आगे पीछे हो सकता है, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, नॉट जिस साल इनकॉर्पोरेट हुआ, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, कमेंस हुआ, उस साल का लास्ट डे का जो भी एक बैलेंस शीट में जो डेटा होगा वो आपको उठाना है। ओके, इसमें भी वही, अगर आप बीच में बिजनेस चेंज हो गया, ऑन इंस्टॉलमेंट चल रही है, तो उस नई कंपनी को इन द फ्रॉम द ईयर ऑफ सक्सेशन मिल जाएगा। ओके, एक्सपेंस ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, जिंक वगैरह, माइनिंग के एक्सपेंस अगर आप कर रहे हैं, अगेन से मीडियम कंपनी से करके फंड मिली नहीं है। क्या होता है, बिजनेस चालू करने से पहले कोई साइट खरीदते हैं गवर्नमेंट से, उसके पैसे वगैरह पे करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस वगैरह करते हैं, वो सब तो मिल जाता है लेस करने से। वो उसके लिए सेक्शन नहीं है, लिखा है कैपिटल एक्सपेंस वगैरह के लिए नहीं। कुछ और खर्च होता है, रिस्क डेवलपमेंट करना पड़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, वो खर्च, उन खर्चों को नहीं मिल पाता। तो बिजनेस चालू होने वाला साल प्लस पहले के 4 साल, मतलब 5 years एंडिंग विद द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सारे खर्चे आपको कब से मिलेंगे? बिजनेस चालू करने वाले साल से आने वाले 10 साल तक मिलेंगे। बट एक कंडीशन है, अगर आपकी उस साल की माइनिंग की जो इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंस का 10% नहीं होती, मतलब आपको हर साल 110 मिलेगा, 10% ऑफ एक्सपेंस 10 साल तक मिलेगा। बट उस 10% को, जैसे आपका मानो खर्चा 10 लाख का मानो, पर 1 लाख रुपए आपको हर साल लेस करने को मिलने वाला है। बट पहले साल की माइनिंग की इनकम, माइनिंग मतलब सारा माइनिंग आपका, और भी कुछ बिजनेस रहे तो उसका माइनिंग का इनकम अगर मानो 80,000 की है, तो आपको फिर वो रिमेनिंग 20,000 को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, लॉस नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा 10th ईयर तक। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट, अगले साल मानो 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो नो इश्यूज, यू कैन क्लेम 1,20,000 का डिडक्शन इन नेक्स्ट ईयर। ओके, बाकी यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हैं। देन ये एक डिसअलाउंस की सेक्शन बीच में डाली हुई है 43B, बिकॉज सेक्शन 36 में इसका बहुत इंटरफेरेंस होता है, काफी काम आती है, इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंस जो एक्चुअल में पे करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, मतलब ड्यू बेसिस या अक्रू बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकते। कैश बेसिस वालों को तो कोई तकलीफ है नहीं, वो तो एक्सपेंस को एक्सपेंस मानते ही बाद में। ओके, बाकी नॉर्मली आपको ऐसे लेस करने को ये नहीं मिलेगा। ओके,
So there are 6 expenses like taxes, bonus to employees, leave encashment, interest on loan taken from some specified bank and FIs, your contribution to some statutory funds like RPF, SPF, AGF, ASAF, payment to railways for use of railway assets and all. ये एक्सपेंसेस टाइमली पे करोगे तो लेस करने को मिलेगा, टाइमली पे नहीं करोगे तो लेस करने को नहीं मिलेगा. टाइमली मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. देखो ग्रेस पीरियड काफी अच्छा है. जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज में आपको ऐसा एक एक्सपेंस मिलता है, पीटी पेड, प्रोफेशनल टैक्सेस पे. प्रोफेशनल टैक्स अगर 31 मार्च तक पे किया तो ही लेस करने को मिलता है सेक्शन 16, वरना नहीं मिलता. सेम आपको मिलेगा म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी में, 31 मार्च तक पे किया तो ही लेस करने को मिलेगा, वरना लेस करने को नहीं मिलेगा. 1 अप्रैल किया तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा. यहाँ पे क्या चांस है आप देखिए, ये एग्जांपल में जैसे जीएसटी है 2021 की, अगर 2021 में पे किया कोई दिक्कत नहीं होगा, डिडक्शन इन 2021. उसके बाद पे किया बट बिफोर रिटर्न फाइलिंग का डेट, जैसे मानो 31 जुलाई है तो आपके पास 3-4 मंथ्स का ग्रेस पीरियड हो गया, 31 अक्टूबर हुआ तब और ग्रेस पीरियड ज्यादा मिलेगा. स्टिल यू विल गेट डिडक्शन इन 2021 अकाउंट. 2021 के हिसाब में आपको सोल्यूशन मिलेगा, भले ही एक्चुअली आपने 21 के बाद पे किया, स्टिल यू गेट डिडक्शन. दिस इज द ग्रेस पीरियड जो आपको हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए नहीं मिलता, आपको सैलरीज में प्रोफेशनल टैक्स के लिए नहीं मिलता, ये यहाँ मिलता है. लेकिन उसके बाद अगर पे किया तो फिर तो आप जब पे करेंगे तब ही मिलेगा, याद रखना. अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद पे किया तो जिस साल पे करेंगे उस साल आपको डिडक्शन मिलेगा. लेकिन हाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको डिसअलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है. जब पे करेंगे तब मिलेगा, नहीं पे करेंगे तो नहीं मिलेगा. ओके, इवन दो इफ यू आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम और मार्केट हेल्थ सिस्टम. ओके, ये इसका स्पेशल पार्ट है. तो टीबी LIC ऐसा कुछ इसको कहते हैं. ओके, सेक्शन 36 सम स्पेसिफिकली अलाउड पेमेंट्स. तो इसमें काफी सारे पेमेंट्स हैं जिसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रूल बनाए, आपको उसी के हिसाब से पेमेंट का डिडक्शन मांगना है. ठीक है, और उसके स्पेसिफिक रूल्स यहाँ पे दिए. अब जो जो जिसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल रूल बनाना है वो यहाँ पे डाल देंगे, जो नहीं लग रहा है ट्रेडिशन में डाल देंगे, कॉमन फंड. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स, अगर आप रजिस्टर्ड अप्रूव्ड फंड्स में कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. वो भी टाइमली पे करेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. अभी जस्ट पड़ा 43B में. एक स्पेशल रूल है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का. अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप अपने एम्प्लॉय का पैसा लेते हैं जमा करने के लिए, लेके रख लेते हैं, जमा नहीं करते, गवर्नमेंट बोल रही है बहुत 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 गलत बात है, बहुत 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 गलत बात है, तो क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, जैसे ही पैसे अपने एम्प्लॉय से लोगे हम उसे इनकम मान लेंगे. हमने कहा अरे ऐसे कैसे इनकम मान लोगे? गवर्नमेंट का मान लेंगे. अब अगर टाइमली पे करोगे तो ही खर्चा मानेंगे, वरना जिंदगी में कभी खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि 43B में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कवर्ड है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं है. और पेमेंट कब तक करना है? जो भी उस रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट होगी उतने टाइम में पेमेंट करना है. जैसे अगर मानो रिलेवेंट एक्ट कहता है कि 15 जून को पे करो तो जून को ही पे करना है. अब आप 31 जुलाई वगैरह का वेट नहीं कर सकते. अगर 16 जून भी कर दिया भूल जाओ, कभी आपको वो लेस करने को नहीं मिलेगा. मतलब जो चीज आपकी इनकम ही नहीं है फिर भी इनकम मान लेंगे, ताकि लोग एम्प्लॉयज के पैसे को फंसाए नहीं. इसके लिए थोड़ा इसको सीरियसली लें. ये सब उसके एग्जाम्पल आगे देख सकते हैं. देन बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज टाइमली पे करो तो मिलेगा 43B की वजह से, वरना नहीं मिलेगा. डिविडेंड की जगह पे किसी अपने किसी मेंबर को बोनस दे दिया, बिकॉज डिविडेंड तो एक्सपेंस नहीं होता, बोनस तो एक्सपेंस होता है, तो डबल बेनिफिट मिलेगा. डिविडेंड का टैक्स भी बचेगा प्लस बोनस भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको ये एक्सपेंस क्लेम मिल जाएगा तो वो इशू नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा अलाउड नहीं है. ये काफी लोगों नहीं समझते, इसलिए एग्जाम्पल रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ABCD चारों सेम टाइप के एम्प्लॉय थे, सी और डी सॉरी चारों सेम टाइप सेम होल्डिंग के मेंबर थे, बट C और D एम्प्लॉय भी हैं. तो उनको क्या कर दिया उन्होंने कि थोड़ा डिविडेंड कम दे दिया, 20 दे दिया, और बोनस उनको 100 के दे दिया. तो बेसिकली 80,000 का डिविडेंड बोनस के नाम पे शिफ्ट किया गया. तो गवर्नमेंट ने कहा अलाउ नहीं करेंगे, जितना जेन्युइन है उतना ही अलाउ करेंगे. इसे कहते हैं बोनस इन व्यू ऑफ डिविडेंड. ओके, इज नॉट अलाउड. देन डिडक्शन फॉर एनिमल. अब यहाँ पे लाइव स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक की बात नहीं हो रही. अगर आपका काम है जैसे आप चिकन वगैरह कुछ बेचते हैं, रेगुलर में बेचते हैं आप कुछ, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे, तो वो सब के लिए एनिमल खरीदते हो यहाँ पे अलाउड नहीं है, स्टॉक अलाउड नहीं. आप यूज करते हैं अगर एनिमल,
जैसे अगर डेयरी वगैरह वाले हो गए, अब ये सब अगर हॉर्स वगैरह आप यूज करते हैं सब, तो ऐसे सिचुएशन रिलेशन कब मिलेगा आपको, जब वो एनिमल, जैसे वो सिक्योरिटी वाले डॉग्स यूज करते हैं, महंगे महंगे डॉग्स लाते हैं, तो वो जब एनिमल खरीदते हैं तब नहीं, वरना क्या होगा, 10 आपने डॉग खरीद लिए तो आपको 20 लाख एक साथ, 2 लाख के 10 खरीद लिए, 20 लाख एक साथ लेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप उसको बेचेंगे या आप यूजलेस जाएंगे और डेड अगर हो गए या डिस्कार्ड करेंगे, तब आपको लेस करने को मिलेगा। जब जिस साल लिया वो साल नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ नहीं, बिकॉज लाइफ का कुछ मतलब श्योरिटी नहीं होती, मशीन थोड़ी है। तो जब निकलेगा आपकी बिजनेस से, तब आप उसकी कॉस्ट लेस आप लेस कर सकते हैं। अगर बेचने से कुछ आपको पैसे मिल गए या उनकी स्क्रैप वैल्यू कुछ अगर मिल गई, तो ठीक है, डिफरेंस करके आपको मिलेगा, वरना उसकी कॉस्ट बाद में लेस करने को मिलेगी। नेक्स्ट, बेड डेट। पर्सनल बेड डेट अलाउड नहीं, आपकी वाइफ ने पैसे लिए वापस नहीं दिए, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिजनेस में कोई माल बेचा और अगर क्रेडिट सेल थी और पैसे नहीं मिले, बिल्कुल अलाउड है। लोन एडवांस दिया, किसी को, किसने पैसे वापस नहीं दिए, तो एम्प्लॉय लेके गया, पैसे नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आपका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, वो आपकी पर्सनल दिक्कत मतलब। लेकिन अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, लोन देना लेना, तो बैंक है उसके लिए तो रूटीन काम है, तो अलाउड। किसी ऑर्डिनरी कोर्स में ही आपने कोई एडवांस ऐसा दिया था जो जरूरी था कोई ऑर्डर वगैरह के लिए, वो पैसे नहीं आए, ठीक है, बिजनेस का पार्ट है, अलाउड। ओके। क्या रिजर्व क्रिएट करना अलाउड है? नॉर्मली बिल्कुल नहीं, वरना हर इंसान रिजर्व क्रिएट करेगा, हर इंसान यही बोलेगा मेरे सारे के सारे डेटर पैसे चुराने वाले नहीं देंगे, पैसा अलाउड है। बट बैंक एफआईज को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उनका रूटीन होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए कॉमन सा रखा हुआ है कि अगर इंडियन बैंक है तो जीटीआई का 8.5% प्लस अपनी रूरल ब्रांच, जो भी रूरल बैंक है, रूरल ब्रांचेस हैं, वो जो एडवांस दे रही है उसका 10% आपको इतना एक प्रोविजन के नाम पे लेस करने मिलेगा। फिर जब एक्चुअल बेडेट होगा तब लेस मत करना। हाँ, अगर एक्चुअल बेडेट प्रोविजन के अमाउंट से ऊपर हो तो अलग बात है, वरना उतने तक तो लेस मत करना। या तो प्रोविजन मांगो या एक्चुअल मांगो, दोनों क्या मांग रहे हो। फॉरेन बैंक वगैरह के लिए 5% गवर्नमेंट ने जीटीए के 5% का लिमिट रखा हुआ है। कुछ एक एक्स्ट्रा बातें भी हैं कि अगर कोई ऐसा बेडेट जो किसी नो ऐसे बिजनेस का है जो पहले ही बंद हो गया, या मतलब कोई जैसा था ना कि जैसे आपको कोई, मैं एक बिजनेस कर रहा था, ओके, एक सेकंड ना, इसमें मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इशू लग रहा है, मैं इसे करेक्ट करता हूँ, एक सेकंड। ओके, सो इसे मैंने अभी करेक्ट कर लिया है, वो क्रॉस ऊपर रॉन्ग आ गया था, एक्चुअली वो फिट हो गया था। सो अगर कुछ ऐसे बेडेट, ऐसा किसी बिजनेस का बेडेट जो ये साल चालू होने से पहले ही बंद हो गया था, तो वो आपको अब नहीं मिलेगा, आपको पहले वो बिजनेस को बंद करने से पहले मांग लेना चाहिए था, तो वो अब बाद में नहीं मांग सकते। एंड अगर मानो कोई बिजनेस लॉस में था या उसका कोई डेटर्स वगैरह थे, बैड डेट था, और वो बिजनेस मैंने किसी और को बेच दिया, अगर मानो उसे सक्सीड हो गया, तो क्या सक्सेसर क्या उस बैड डेट को मांग सकता है? अगर मैंने डेटर्स खरीदे हैं, पैसे दिए, तो यस, आपका जो सक्सेसर है वो बैड डेट क्लेम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट केसेस के थ्रू किए गए। देन टैक्सेबिलिटी ऑफ बेडेड रिकवर, तो वो तो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर पहले आपको बेडेड लेस करने को मिला था तो रिकवरी पर टैक्स होगा, रिकवरी। अगर पहले बेडेड लेस करने को नहीं मिला था, जैसे लोन एडवांस वाला नॉर्मली नहीं मिलता, तो रिकवरी पे भी टैक्स भी नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट एक्सपेंस है जीरो कूपन बॉन्ड का इंटरेस्ट, क्या वो लेस करने को मिलता है? जीरो कूपन बॉन्ड आपको पता हो तो उस पर इंटरेस्ट तो होता नहीं है, बिकॉज उसको इशू डिस्काउंट पे करते हैं, रिडीम पार पे करते हैं, डिफरेंस जो होता है वही कमाई होती है, तो बेसिकली वो डिफरेंस इंटरेस्ट के जैसा ही होता है। तो इसलिए उस इंटरेस्ट को उस बॉन्ड की लाइफ में इक्वली आपको गवर्नमेंट ने कहा है क्लेम कर लीजिए। इशूअर के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इन्वेस्टर के लिए तो मैच्योरिटी पे ही टैक्स होता है, लेकिन इशूअर को ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड वो इंटरेस्ट के जैसे वो डिस्काउंट लेस करने को मिल जाता है इक्वली। एसटीटी, बीसीटीटी, सीटीटी जो टैक्सेस होते हैं, ये अगर बिजनेस के कोर्स में है तो लेस हो जाएंगे, बिजनेस कोर्स में नहीं है तो फिर लेस नहीं होंगे। जैसे अगर आप एज एन इन्वेस्टर एसटीटी पे करते हैं तो उसका कभी डिडक्शन नहीं मिलता, कैपिटल में भी नहीं मिलता। अगर लेकिन आपके बिजनेस का पार्ट है, ब्रोकर है, रूटीन पार्ट है, सबको लेस करने को मिल जाएगा। मार्क टू मार्केट लॉसेस, जैसे कोई खर्चा आपने किया, जैसे इन्वेंट्री है, अब मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो आईसीबीएस टू अलाउ करता है, स्टैंडर्ड भी अलाउ करते हैं
कि यस आप उस इन्वेंट्री को मार्क डाउन कर सकते हो, उस लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपने लिखा है कोई चीज 1 लाख की, बट मार्केट में बिकने 80 में ही वाली है, तो फिर 20 का लॉस रख के क्या मतलब। उसे मार्क टू मार्केट कर दो, मार्केट के प्राइस के हिसाब से उसे अपडेट कर दो, तो अलाउड है। कुछ चीजें अलाउड नहीं होती, जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट। अब आपको रुकना चाहिए जब तक उसका सेटलमेंट पूरा ना हो, जब तक सेल, जब एक्चुअल प्रॉफिट लॉस ना हो तो उसे रिकॉर्ड मत कीजिए, अलाउ नहीं करते स्टैंडर्ड्स, तो अलाउ तो उसे रिडक्शन भी नहीं मिलेगा इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक अगर आप लेवल पे हैं तब इसे इग्नोर कर भी सकते हैं। इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट में काफी चीजें होती है, जैसे मेन तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो वो भाई अगर पर्सनल है तो नहीं मिलेगा, बिजनेस के लिए तो मिलेगा। अब उसमें एक स्पेशल बात है कि अगर आपने बैंक वगैरह से भी तो 43B याद रखनी पड़ेगी, टाइमली पे करेंगे तो मिलेगा, टाइमली पे नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर अपने फ्रेंड से लिया है, भाई से लिया है, तो डिडक्शन मिलेगा। टाइमली पे करोगे तो भी मिलेगा, टाइमली पे नहीं करोगे तो भी मिलेगा। तो इसमें कोई 43B नहीं रोकती, तो स्पेशल पार्ट है याद रखना, और सामने वाले के लिए इनकम हो जाएगी, आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैंक से लोन लिया तो डिडक्शन मिलता है, किससे भी मिलता है, तो हमको प्रूव करना है कि लोन था। बैंक तो भी हर एक को लोन देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब सोल प्रोप्राइटर खुद को अगर इंटरेस्ट देगा तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, लेकिन अगर एक फर्म देगी तो 12% तक पार्टनर को अगर इंटरेस्ट पे करती है कैपिटल तो अलाउ करते हैं। कंपनी शेयर होल्डर को पे करे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एओपी मेंबर को पे करे तो अलाउ ही नहीं है। अगर आपको एओपी को अगर मेंबर को इंटरेस्ट पे करना तो एओपी क्यों, उसे फर्म बना लो, सिंपल सा काम, ये तो डिफरेंस है, वरना डिफरेंस क्या ईओपी में और फॉर्म में। फॉर्म अपने मेंबर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन पे कर सकती है, एओपी नहीं पे कर सकती, पे करेंगे तो रिडक्शन नहीं मिलता है। कुछ और केसेस हैं, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो कुछ एक बात इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपने डिविडेंड लेने के लिए अगर लोन लेना पड़ा, आप इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं थे डिविडेंड क्यों दिया, बेसिकली ओवरड्राफ्ट हो गया, लिक्विडिटी नहीं थी, पैसे तो है बट लिक्विडिटी नहीं थी, तो ऐसे सिचुएशन में रिडक्शन मिलेगा। बट इनकम टैक्स पे करने के लोन लिया तो ये नहीं मिलेगा, बिकॉज इनकम टैक्स अलाउड एक्सपेंस ही नहीं है, और वो पर्पज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन नहीं है बेसिकली वो, लेकिन जीएसटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है, एक प्रॉपरली बिजनेस का पार्ट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टैक्स होता है, इसके लिए उसके लिए अगर इंटरेस्ट पे किया तो वो रिडक्शन मिल जाएगा। ऐसे काफी केसेस हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट, अगर किसी पीएफआई की रिडक्शन मिलता है, अगर मैं कोई पीएफआई हूँ और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन देता हूँ, ये फंड ट्रस्ट आगे स्मॉल बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए एक्सपेंस के जैसे अलाउ किया जाएगा, लेकिन सिर्फ पीएफआई के लिए, हर एक छोटी मोटी कंपनी के लिए नहीं। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप पर्सनल या लाइफ इंश्योरेंस भरते हो तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन के लिए स्टॉक का फायर इंश्योरेंस कराया, मर इंश्योरेंस कराया तो लेस नहीं मिलेगा। अपने एम्प्लॉय से मेडिक्लेम पे किया तो मिलेगा, बट एम्प्लॉयज के मेडिक्लेम में याद रखना है कि कैश में पे नहीं करना, चेक में पे करना है, मतलब अकाउंट पे चेक वगैरह ट्रांसफर वगैरह थ्रू पे करना है, वरना रिडक्शन नहीं मिलेगा। ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया तो इवन दो लाइफ इंश्योरेंस यस मिलेगा, सेक्शन 37 के हिसाब से नॉर्मली मिल जाएगा, नॉट फ्रॉम नॉट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 37 यू कैन क्लेम। अगर कोई फर्म ने पॉलिसी ले ली किसी पार्टनर को पे करने के लिए तो ये सब नहीं मिलेगा, ये कोई बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, इसके लिए कोई केस ना। शुगर केन को कॉस्ट, ये मतलब अब शुगर केन का कॉस्ट अगर आपने बहुत महंगा खरीद लिया, तो आप जैसे क्या होता है ना, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मेंबर किसान है जो गन्ना उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुगर की। अब क्या होता है कि आपके मेंबर्स की सारी इनकम टैक्स फ्री, बिकॉज वो तो एग्रीकल्चरिस्ट है। अब आप उनको 100 रुपए दो चाहे 500 दो, उनको टैक्स भरना ही नहीं है, तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसे देके अगर गन्ना खरीदोगे तो आपको लॉस आएगा शुगर के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा जितना प्राइस हमने फिक्स किया उतना ही लेस करने को मिलेगा, उससे ऊपर पे करोगे तो हम एक्सेस अमाउंट आपको लेस करने नहीं देंगे। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखी हुई है। अगर मानो प्राइस जो है गवर्नमेंट ने फिक्स की, वो अगर एसएमपी से मिनिमम प्राइस से ज्यादा है तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट अगर प्राइस फिक्स किया तो लेस करने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, ये नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए रिडक्शन ही नहीं है। ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंस सारे मिल जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंस 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएंगे आपको लेस करने के लिए। स्पेशलिज्म में ट्रांसफर किया तो ये सिर्फ बैंक एफआई जो लॉन्ग टर्म लोन वगैरह देती है उनके लिए है, इनको कुछ पैसे अलग रखने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जब पैसे अलग रखोगे तब लेस करने को दे देंगे, ये लीस्ट ऑफ फॉलोइंग जो भी होगा उसका उसके हिसाब से, लेकिन जब पैसे निकालोगे रिजर्व में से तब पूरा पैसा टैक्स होगा सेक्शन 40 में डीम्ड इनकम की जैसे, बिकॉज जब लेस करने दे रहे हैं बिना खर्चा, देखो रिजर्व में रख रहे हो, खर्चा नहीं कर रहा, मैं अपनी ऊपर वाली जेब से पैसे निकाल के अगर नीचे वाली में रख दूं तो
मैं ये नहीं कहूंगा खर्चा हो गया, बट गवर्नमेंट फिर भी मान रही है कि आप पैसे अलग रख रहे हो, फिर भी आपको लेस करने को देंगे। ओके, एंड जब निकालोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये इसका स्पेशल पॉइंट है। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग 20% ऑफ इनकम से ऊपर नहीं मिलेगा। पीसी मतलब कैपिटल दिया मतलब जनरल रिजर्व, इन दोनों का टोटल का 200% तक आप मैक्सिमम पैसा उस रिजर्व में रख सकते हो। ये कैसे हुआ? 200% माइनस ओपनिंग बैलेंस, ऑटोमेटिक बैलेंस मिल जाएगा, उतना आप पैसा डिपॉजिट करो उतने तक आपको लेस मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये आपका सेक्शन 36 फिनिश होता है। 30 आरटीएफ बिल्डिंग, 31 प्लान मशीनरी का रिपेयर इंश्योरेंस, 32 डेप्रिसिएशन, 35 का पूरा सीरीज साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए था, एंड 36 कुछ स्पेसिफिकली अलाउड एक्सपेंसेस थे उसके अंदर, जिनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रूल्स रखे हैं और उसको उसी के हिसाब से अलाउ करना है। 37 लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच गया पीछे तो सबके लिए 37 है। अगर एक्सपेंस प्रोफेशन के लिए है, पर्सनल नहीं है। अगर एक्सपेंस कैपिटल नेचर का नहीं है, अगर एक्सपेंस किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, ब्राइब फाइन पेनल्टीज वगैरह, अगर उसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं तो सारा यहाँ पे लेस कर सकते हैं। ओके, स्टिल यहाँ पे ट्रेडिंग लॉसेस वगैरह कवर्ड नहीं है स्पेसिफिकली, बट इनडायरेक्टली वो अलाउड है नॉर्मली एज पर सेक्शन 29, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह अलाउड है। ओके, ये सेक्शन बेसिकली एक्सपेंसेस के लिए है। तो काफी सारे एक्सपेंस जैसे सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, अगर पेनल्टीज मानो लॉ वाली है, ब्रीच ऑफ लॉ वाली तो नहीं मिलती, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली पेनल्टीज मिल जाती है। बेसिक छोटे मोटे, अगर मानो मेरे पास 5-7 फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री बंद कर दी, उसका कंपनसेशन पे किया तो अलाउ हो जाएगा। सारी फैक्ट्री बंद कर दो नहीं मिलेगा, फिर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन खर्च करते हो तो आपको लेस करने को मिलेगा। अब डायरेक्ट टैक्स बिजनेस के लिए नहीं होता है, बेसिकली वो पर्सनल नेचर का टैक्स होता है तो वो अलाउ नहीं होता, बट कस्टम ड्यूटी जीएसटी मिल जाते हैं। बट अगर आपने जीएसटी में कुछ गलत काम कर दिया, पेनल्टी लग गई, तो वो तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, वो तो चाहे कैसे भी वो नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है, काफी सारी छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो ये पूरा सीरीज था आपका एक्सपेंसेस वाला 30-37 का। 33 ए बी, 33 ए बी ए लास्ट में रखें। इस अलावा से देख लेते हैं 43 भी तो हमने पहले ही कर लिए। 43 भी मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस जो आपको पे करने पे ही मिलेंगे, पे नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे लेस करने को नहीं मिलेंगे अगर आपने गलत कर दिया तो, जैसे टीडीएस डिफरेंस। इसमें छोटे मो 40 ए करके सेक्शन है, में और छोटे मोटे सब क्लॉज हैं। तो बेसिकली नॉन रेजिडेंट को ध्यान में रख के, दिमाग में रख के सेक्शन बेसिकली ड्राफ्ट की गई थी पहले तो। अब ये रेजिडेंट्स पे भी एक्सटेंड हो गई। अगर आप किसी एनआर को पेमेंट करते हैं और आपने उसका टैक्स नहीं काटा, फिर वो पेमेंट का हम आपको डिडक्शन लेस करने नहीं देंगे जब तक आप नहीं काटोगे। ये इसका बेसिक सेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर वो पेमेंट सैलरी का था तो कंडीशन क्या है? टीडीएस या तो टाइमली काटो या टाइमली जमा करो, दोनों में से एक काम करो टीडीएस चैप्टर के हिसाब से। जैसे अगर आप जिस महीने टीडीएस पे सैलरी पे करते हो उसी महीने काटना होता है, और अगले महीने के साथ साथ जमा करना होता है, तो आपको उसी के हिसाब से आपको टीडीएस काटना जमा करना है। अगर नहीं किया तो भूल जाओ, आपको वो सैलरी लेस करने को नहीं मिलेगी। मतलब मेरा एम्प्लॉय है वो एनआर है या रेजिडेंट इंडिया के बाहर रहता है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को डाउट है ना, वो उससे टैक्स कलेक्ट करना महंगा पड़ता है। तो आप ही उसका पेमेंट के टाइम टैक्स कलेक्ट करो, गवर्नमेंट को जमा करो, आपकी कंडीशन, आपकी आपके ऊपर एक कंडीशन होती है, आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट कह रही है आप भूल जाओ, हम आपको सैलरी एज एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करने नहीं देंगे, सिंपल। अगर आप इसके अलावा कोई और पेमेंट करते हैं, जैसे कोई रेंट, कोई रॉयल्टी, जिस पे भी टीडीएस काटना होता है, और प्लस आप अगर ऐसा आपने पेमेंट किया टीडीएस नहीं काटा, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, टीडीएस चैप्टर को जाने दो। मानो जून में काटना था इस पर टीडीएस चैप्टर, लेकिन आपने 31 मार्च के पहले पहले, साल खत्म होने से पहले भी अगर काट दिया तो चलेगा, बट अगर 31 मार्च तक भी नहीं काटा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। चलो 31 मार्च तक काट दिया, जमा अगले महीने के 7 तारीख करना होता है, नहीं किया, गवर्नमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा करा दो। फिर भी नहीं कराया, अब आपको डिडक्शन सिर्फ तब देंगे जब आप वो पैसे जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे तभी मिलेगा। अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कभी काटा ही नहीं तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब देखो, सैलरी के पेमेंट में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है वहां पे कि टीडीएस चैप्टर की कंप्लायंस करनी है, टाइम लिमिट इतनी ग्रेस पीरियड नहीं दे रहा है आपको। बाकी पेमेंट से ग्रेस पीरियड मिल रहा है कि काटना कब तक है, प्रीवियस ईयर तक, जमा कब तक करना, रिटर्न फाइलिंग डेट तक। ये साल नहीं हो अगले साल कर दो तो भी चलेगा, डिडक्शन फिर अगले साल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये साल जो नहीं मिला।
अगर रेजिडेंट को पेमेंट करना था, टीडीएस काटा था, तो टीडीएस नहीं काटा, तो पूरा तो डिसअलाउ नहीं करेंगे, 30% डिसअलाउ करेंगे, थोड़ा पनिश करेंगे। देखो क्यों रेजिडेंट में कम क्यों? बिकॉज जैसे अगर मुझे आपको पेमेंट करना है, आप अगर रेजिडेंट है, ठीक है, तो अगर आपने टीडीएस मैंने नहीं भी काटा तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, आप इंडिया में रहते हैं ना, इतना टफ नहीं है आपको पकड़ना। लेकिन मैं क्यों टीडीएस नहीं काट रहा हूँ, गवर्नमेंट को इतना परेशानी भी क्यों हो रही है, इसके 30% मेरा डिसअलाउ कर रहा है, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे कि टीडीएस काटना है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिले भी क्यों हो इसकी। ओके, तो एनआर के लिए, इंडिया के बाहर रेजिडेंट्स जो इंडिया के बाहर है उनके लिए 100% डिसअलावेंसेस, और रेजिडेंट इंडिया के लिए 30% डिसअलावेंसेस, कंडीशन कॉमन है। अब इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मानो अगर आपको किसी का टीडीएस काटना था बट आपने नहीं काटा, तो आपको असेसिंग डिफॉल्ट कहते हैं, बट उसमें एक एक्सेप्शन है। मैं बोलूँ गवर्नमेंट को कि आपको तो भाई टैक्स से मतलब था, गवर्नमेंट कह रही है हाँ, अब मैंने जिसका टीडीएस नहीं काटा है वो इंसान ने अपना टैक्स टाइमली भर दिया है, वो इंसान ने अपना रिटर्न टाइमली भर दिया है, उसने मुझसे जो पैसे लिए थे उस पर उसने टैक्स भी भर दिया है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट की हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे असेसिंग डिफॉल्ट क्यों कह रहे हो? गवर्नमेंट का नहीं कह रहे, बस जाते आज से यू आर नॉट एन असेसिंग डिफॉल्ट। ओके, तो फिर मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को, अगर मैं असेसिंग डिफॉल्ट ही नहीं हूँ तो फिर मेरा जो बिजनेस प्रोफेशन में आपने वो डिसअलावेंस किया उसे भी तो अलाउ करो। गवर्नमेंट कह रहे हाँ हाँ सॉरी सॉरी वो भी अलाउ। तब जिस साल आपके पेई ने, जिसको मैंने पैसे दिए थे, उसने अपना पैसा क्या किया है, डिडक्ट और मतलब वो अपना रिटर्न भरा है, जिस साल उसने अपना रिटर्न भरा है उस साल आपको हम क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे। मतलब एक साल तो डिसअलाउ होना ही, अगले साल अगर मानो उसने नॉर्मल रिटर्न हम अगले साल ही भरते हैं असेसमेंट ईयर में, उस साल आपको उसका डिडक्शन हम दे देंगे। ओके, सो ये एक रिलीफ यहाँ पे है कि अगर आप असेसमेंट डिफॉल्ट नहीं माने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शन इन सेक्शन 201, असेसमेंट डिफॉल्ट की सेक्शन है वो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये इसका पूरा एक समराइज फॉर्म है, आपको प्रोविजन बता दिया। अच्छे से तो आप इस रिवाइज करके देख लेना, अगर आपको कुछ मिस हो रहा है तो। एक आगे मैंने केस भी दिया है, अगर आपको ये वाली बात वो डिफरेंस समझाने के लिए कि सैलरी वाले केस में बाकी पेमेंट्स में क्या डिफरेंस। सैलरी वाले में क्या होता है, टाइम पे काटना टाइम पे जमा करना दोनों में से एक भी सही हो गया तो चलेगा, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम ग्रेस पीरियड नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी सब केसेस में ग्रेस पीरियड थोड़ा अच्छा मिलता है, तो लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, काटो भी टाइम पे जमा भी टाइम पे करो, ग्रेस पीरियड दे रहे लेकिन आपको, तो आपको हम क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे, वरना नहीं मिलेगा। एक भी गलती कर दी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें कैसा था, टीडीएस चैप्टर की टाइम कम दी उन्होंने आपको, लेकिन क्या बोला, डिडक्ट करो या डिपॉजिट करो, एक भी काम कर दिया अगर तो डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों नहीं किए तो भूल जाओ, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। ये उस लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कभी भी नहीं मिलेगा, तो मैं उस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करता हूँ कि कभी भी नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ अदर पेमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी अगर आपने इक्वल नहीं कटा, इक्वलाइजेशन ले ली, तो भी आपको रिडक्शन फिर उस अमाउंट का नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजन सेम। इक्वल क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह की स्पेसिफिक अमाउंट पेमेंट अगर आप करते हो किसी बाहर वाली कंपनी को वगैरह, तो आपको 1 लाख रुपए कुछ बन गया, तो आपको उसका एक अमाउंट काटना होता है। अगर आपने नहीं काटा तो उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। टीडीएस के जैसा होता है, टीडीएस नहीं होता, वो अपने आप अलग टैक्स है। टीडीएस तो सिर्फ इनकम टैक्स की मोड ऑफ रिकवरी है, बट इक्वल तो अपने आप ही अलग टैक्स होता है। 40A2 में बोला कि डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेंगे, तो हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स खुद का खर्चा अलाउ नहीं होता, वो यहाँ लिखा है, इसलिए नहीं मिलता। इनकम टैक्स सरचार्ज सेस कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, कुछ एक छोटी मोटी बातें, जैसे अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को भी इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, बट उनकी कंपनी को तो टैक्स भरना ही है। तो वो टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट उन पर कुछ लेवीज लगाता है, स्पेसिफिक रॉयल्टी, उन्हीं पे और किसी पे नहीं, और फिर वो उसको एक्सपेंस दिखा के अपना पूरा इनकम लो कर देते हैं, और फिर टैक्स कम हो जाता है। अब जैसे मानो सेंटर में बीजेपी है और मानो मानो राजस्थान में अगर कांग्रेस है, तो वो हो सकता है उनको टैक्स भरने में मजा ना आ रहा हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक सेकंड रूल बना देते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी रॉयल्टी लाइसेंस फी प्रिविलेज पे कुछ भी लगाया एक्सक्लूसिवली उस एसजीयू पे, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे, तो हम उसको एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं कि ऐसे ये तो एक्सपेंस थोड़ी है, तो बेसिकली डिविडेंड हुआ, जान मुझ के पैसे आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो टैक्स भरो फिर करो ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके,
बाकी अगर अगर वेलफेयर फंड जैसे होते हैं उनमें अगर आप पैसे करते हो तो आपको थोड़ा टैक्स का अरेंजमेंट करना है, टीडीएस का अरेंजमेंट करना है। अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर उसकी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगे, क्लॉज इसमें नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए टैक्स भरते हैं, उसकी सैलरी पे टैक्स आप भरते हैं, नॉर्मली अलाउड एक्सपेंसेस है, तो बुरी बात नहीं। बट आप अपने एम्प्लॉय को कार दे रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को बड़ा सा घर दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसा नॉन मॉनेटरी पर्क दे रहे हैं, उसकी वजह से उसका टैक्स बढ़ गया और वो बड़ा हुआ टैक्स आप भर रहे हैं, तो आपको लेस करने को नहीं मिलेगा। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स of employee paid by employer is not allowed. Otherwise, if you are paying tax on behalf of your employee, then deduction is allowed. Okay? इसलिए मैंने दोनों बातें लिखी हैं, others वाला बात नहीं लिखा है. And one more thing, if your employer is paying tax on your non-monetary because of your non-monetary perquisites, जैसे मेरी पहले टैक्स मेरा 1 लाख बनता था, बट एक नॉन मॉनेटरी पर्क जैसे कार, जैसे हाउस, इसकी वजह से मेरा टैक्स और 20,000 बढ़ गया, तो ऊपर का 20 मेरा एम्प्लॉयर भर रहे हैं, वो मेरे लिए इनकम नहीं होगा। बट अगर मानो नॉर्मली मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयर अगर टैक्स भरता है तो मेरे लिए परक्विजिट माना जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज माय ऑब्लिगेशन व्हिच इज बीइंग पेड बाय माय एम्प्लॉयर। 40 बी, स्मॉल बी, थोड़ा वो पूरा कैपिटल हो गया था। सो 40 स्मॉल बी, इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स बाय फर्म। सो इसकी लिमिट होती है, ये अलाउड है बिल्कुल पे कर सकते, लेकिन लिमिट में। इंटरेस्ट कितना, 12% से ऊपर नहीं, लेकिन डीड के हिसाब से होना चाहिए। डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा, डीड में है तो 12% तक मिलेगा, वर्किंग स्लीपिंग कोई भी। रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, स्लीपिंग को तो मिलेगा ही नहीं, स्लीपिंग पार्टनर को क्यों रेम्यूनरेट पे करना है। वर्किंग पार्टनर कितना मिलेगा, जितना डीड में हो और जितना लिमिट में हो, 40 बी की। 40 बी की लिमिट बहुत सिंपल है, 3 लाख तक का अगर आपका बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट मतलब पूरे फर्म का टैक्सेबल पीजीबी निकाल लो, एड लेस जो करना है कर लो, इंटरेस्ट को भी जितना अलाउड है उतना लेस करो, डिसअलाउड को छोड़ दो, रेम्यूनरेशन का हिसाब मत करो, उसको बोलेंगे बुक प्रॉफिट। सब कुछ कर दो, रेम्यूनरेशन को छोड़ दो। अब चेक करो अमाउंट कितना है। अगर बुक प्रॉफिट ज्यादा है तो रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा फॉर्म पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स का एक कॉमन लिमिट है, ये एक एक का नहीं है, सारे पार्टनर्स में मिला के लिमिट है। बुक प्रॉफिट कम है तो कम मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख तो कम से कम मिलेगा। तो अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है तो 1,50,000 या 90% बुक प्रॉफिट, सब हायर हायर मतलब 1.5 लाख, तो लॉस की है तो 1.5 लाख तो मिलना ही है, सारे पार्टनर्स को मिला के अपर लिमिट है। बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है, हाँ ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 1.5 लाख काफी कम है सारे पार्टनर्स, लेकिन पुरानी लिमिट है, ऐसे ही चल रही है। बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है तो आपको पहले 3 लाख का 90% के हिसाब से 270 तो वो मिल ही गया, ऊपर का पूरा बुक प्रॉफिट का 60%, बुक प्रॉफिट माइनस 3 लाख, जैसा कि 10 लाख का बुक प्रॉफिट है तो 2,70,000 पहले 3 लाख का, रिमेनिंग 7 लाख का 60%, सो 4,20,000, तो 420 प्लस 270 आपकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई। इतना आप अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेट कर सकते हैं और फर्म लेस कर सकती है, और इतना अमाउंट ही पार्टनर्स को टैक्स होगा। जैसा कि मानो मैंने पार्टनर को 2 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन पे किया, बट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन मानो 1,50,000 अलाउ हुआ, तो पार्टनर को 150 ही टैक्स होगा, 2 लाख टैक्स नहीं होगा, और फर्म को 150 लेस करने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखिए। ये एक एक्सप्लेनेशन इसके अंदर अच्छे से दिया हुआ है कि कभी भी क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नाम की चीज होती है। जैसे अगर एक फर्म है, उसमें एक एचयूएफ मानो पार्टनर है, तो एचयूएफ का करता ही उस फर्म एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब वो जो करता है वो अपने एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्म में, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मेंबर नहीं है, फर्म का पार्टनर नहीं है। इसलिए अगर वो अपनी पर्सनल मनी से, पर्सनल फंड से अगर मानो लोन देता है फर्म को, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट मिलता है तो 40 भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एचयूएफ के पैसे से अगर लोन देता है तो उसको 40 भी लगेगा और लिमिट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये सैलरी वगैरह पे नहीं होता। कल को बोलेंगे कि नहीं मिस्टर एक्स जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जॉब कर रहा है, एचयूएफ कैपेसिटी जॉब नहीं कर रहा है, वो सब नहीं लगता, क्योंकि इंसान जॉब तो अपनी कैपेसिटी में कर सकता है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि पैसा फॉर्म एचयूएफ का अलग है और उसका पर्सनल फंड भी अलग है, दैट इज पॉसिबल, इसीलिए ये ऐसे रूल एक एक्सप्लेनेशन रखा है। ठीक है, और जहाँ पे 40 भी लग जाती है फिर वहाँ पे रीजनेबलनेस चेक करने की जरूरत नहीं। कल को आप बोलेंगे पार्टनर को 5 लाख का रेम्यूनरेशन दिया और 40 बी की लिमिट में है, अरे बड़ी तो अनरीजनेबल है, ये आदमी तो 50,000 के लायक भी नहीं है, ये आप चेक करने की अभी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। अगर 40 बी स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है तो आप 40A2 का जो प्रोविजन है कि अनरीजनेबल आप पेमेंट नहीं कर सकते रिलेटेड पार्टीज को, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है अगर जहाँ 40 बी लगती है, बिकॉज वो जनरल प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है। 40 बी जैसा मैंने वो कहा कि
अगर आपको इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, अपने मेंबर्स को, तो आप फॉर्म बनाइए ना, आप एओपी क्यों बना रहे हैं? ओके, तो वो आपको लेस करने को नहीं मिलेगा। और आप एओपी अगर हैं और अपने मेंबर्स को अगर आपको इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे करना है तो हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाला केस अभी भी चलेगा जो फॉर्म में था, और ऑलमोस्ट सेम प्रोविजन। 40A2, 40 यहाँ पे कैपिटल है अभी। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन बोल दो या इसको आप आरपीटी कह दो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रीजनेबल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनरीजनेबल है तो हम यहाँ पे आपको लेस करने नहीं देंगे। अब ये रिलेटेड पार्टी होते क्या है उसका डेफिनेशन काफी अच्छा है। देखो सिंपल करने का मैंने ट्राई किया है। इंसान हो तो आपके रिलेटिव्स लिखा है मैंने बाजू में, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स, ये आपके रिलेटिव हैं। अगर आप कंपनी, एचयूएफ, फर्म, एओपी हैं, सीएचएएफ छाप हैं अगर आप, तो आपके डीपीएम, डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर है, उनके रिलेटिव में आपके क्या है, मेंबर है। आप उनको कुछ पेमेंट करो तो आप सही करो, रीजनेबल करो। या फिर दो बातें, कोई भी ऐसा बंदा जो आपके बिजनेस में 20% होल्ड करता है तो वो आप उसके लिए रिलेटेड है और वो आपके रिलेटेड है। या किसी के बिजनेस में आप अगर, या आपका रिलेटिव या आपका डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर या उसका रिलेटिव अगर मेंबर है या 20% अगर होल्ड करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग भी क्या है, रिलेटेड पार्टी है। ओके, और आपको क्या करना है, ध्यान रखना है रीजनेबलनेस का। अगर अनरीजनेबल हुआ एज पर असिस्टेंट ऑफिसर तो डिसअलाउ कर सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है, जैसे ये वाला केस था, अगर कोई बंदा आपके बिजनेस में 20% होल्ड करता है तो वो तो स्पेसिफाइड है ही। अगर वो बंदा इंसान है तो उसके रिलेटिव भी। अगर वो बंदा कंपनी एचयूएफ अगर है तो उसके डीपीएम, आरडीपीएम भी। या फिर उस कंपनी की कोई और कंपनी, जिस कंपनी में वो कंपनी 20% होल्ड करती है तो वो कंपनी भी स्पेसिफाइड है। अगर वो बंदा खुद किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर भी क्या है, रिलेटेड है। अगर वो बंदा पार्टनर मेंबर है तो उस फर्म के अदर पार्टनर, उस यूपी के अदर मेंबर भी क्या है, रिलेटेड पार्टी है। अगर आप उनके साथ भी डील करते हैं, क्या होता है ना भाई, आप मेरे साथ को मेरी वाइफ को पैसे दे दो, उसके साथ 100 रुपए की चीज 500 में खरीद लो, तो ऐसे अनरीजनल पेमेंट अगर आप करेंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। याद रखना है पूरा डिसअलाउड नहीं है, अनरीजनेबलनेस वाला पार्ट ही डिसअलाउड है। इज दैट क्लियर? अच्छे से इसको एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 40A3 कैश पेमेंट अगर आप करते हैं, बेसिकली बात हुई अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट वगैरह के तो नहीं किया, मतलब कैश पेमेंट किया एक दिन में एक बंदे। आप 100 बंदों को 10,000 पे करो एक दिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग बंदों को, एक बंदे को रोज 10,000 दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में एक बंदे को 10,000 से ऊपर पे नहीं करना है। एक्सेप्शन है, अगर आप बैंक को, गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हैं, हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो भले कैश में पे करो, दिक्कत की बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर की लिमिट 10 की जगह पे 35,000, बिकॉज उनको कैश की जरूरत पड़ती है रास्ते में, कभी ढाबे वगैरह पे खाना वाना खाते हैं, काफी खर्चे भी होते हैं उनके काफी सारे हर बार। वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इतना उनको बैंकिंग मतलब फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो ठीक है। फार्मर, फिशरमैन वगैरह इन लोग को भी एग्री प्रोड्यूस के लिए, मीट के लिए, स्किन के लिए पे करते हो तो नहीं मिलेगा। एक चीज गवर्नमेंट हटा दी है, बैंक नॉट वर्किंग वाला, बिकॉज आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट 24/7 चल रहा है इसके लिए। हाँ, कोई जगह जहाँ पे एक आदमी रहता है, मतलब लेह लद्दाख में कहीं बैंक नहीं है, उसको पेमेंट करना है, वो रहता वहीं है, काम वहीं करता है और वहाँ बैंक नहीं, तो ठीक है आप कैश पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे आदमी को पे करना है तो दो आदमी बॉम्बे रहते हैं, लद्दाख जाके पे कर रहे तो नहीं। नॉर्मली अगर आप पे करते हैं, आजकल तो वहाँ पे बैंक है तो ये भी जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। अब मनी चेंजर का तो काम ही होता है ऑर्डनरी कोर्ट्स में, मतलब कैश देना वगैरह। तो अभी कोई आ गया बाहर से टूरिस्ट, उसने दिए $1,000 मुझे कैश दे दो, तो उसको तो चेक नहीं देंगे ना, वो कहाँ इंडिया में आधार कार्ड बनाएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए, उसका बैंक मानो बाई चांस इंडिया में नहीं हुआ तो मनी चेंजर कैश पे कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप 50,000 तक अपने एम्प्लॉइज को कैश में पे कर सकते हैं एक दिन में। डेबिट का, क्रेडिट कार्ड सब चलता है, लीगल टू कंट्री स्टेट पेमेंट तो चलता है। किसी एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी पे कर रहे हो जो 15 डेज मोर के लिए किसी एक जगह जा रहा है या कोई शिप में जा रहा है जहाँ पे बैंक नहीं मिलने वाली, तो उसको बेचारे को कैश पे कर ही सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, अगर किसी ने 43 के हिसाब से मानो बचने के लिए क्या किया, 15,000 का पेमेंट था, मैंने अप्रूवल सिस्टम के हिसाब से क्लेम कर लिया, बिकॉज सपोज इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वाज देयर एंड द बिल अमाउंट वाज 15,000 रुपीज। I claimed on the basis of mercantile basis, on the basis of accrual system of accounting. In April, I paid that amount in cash. अब कोई बोला डिडक्शन तो ऑलरेडी क्लेम कर लिया, अब डिसअलाउ कैसे करेंगे? तो 40A3 बना है, एक सेकंड पहले क्लेम करके बाद में भी अगर कैश में पे किया तो सब फिर भी हम उसका क्या डिडक्शन का रिवर्सल कर देंगे। किसी ने कहा कहाँ लिखा है, तो हमने कहा लो लिख देते हैं।
अच्छा वो बता दिया आपने, तो ये सेक्शन बना दी। पहले क्लेम करो बाद में कैश में पे किया तो भी डिसअलावेंस होगा। ग्रेचुइटी के लिए प्रोविजन, अब गवर्नमेंट के लिए देखो ग्रेचुइटी क्या होता है, जब कोई इंसान रिटायर हो रहा है या मानो डेथ हो जाती है तो पेमेंट करना कंपलसरी रहता है। तो गवर्नमेंट के जब ग्रेचुइटी ड्यू हो जाए तो आप डिडक्शन मांग लो, भले ही चलो ड्यू मार्च में हुई पेमेंट अप्रैल में हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब डिडक्शन मांग लो। ऐसे ही मत मांगो कि मेरे 50 एम्प्लॉई हैं, सब 5 साल से ऊपर काम कर चुके हैं, अगर इन्होंने ग्रेचुइटी मांग ली तो मुझे तो डिडक्शन मांगना है, मैं प्रोविजन बनाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अलाउड नहीं। तो लोगों ने कहा तो गलत बात है, जब पता तो है पेमेंट तो करना है तो हम प्रोविजन क्यों ना करें। तो गवर्नमेंट ने कहा तरीके से करो, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड बना लो, उसमें रूटीन में ड्यू डेट से पहले पैसे जमा करो, हम रिडक्शन दे देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर आप किसी फंड में ट्रस्ट में सेक्शन 36 के हिसाब से अप्रूव्ड फंड्स में जैसे आरपीएफ वगैरह पेमेंट करते तो हम आपको अलाउ करेंगे, दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट में आप पे करो, टाइमली पे करो, बिल्कुल अलाउ करेंगे हम। लेकिन आप बोलेंगे ट्रस्ट बनाने में, फंड बनाने में, सेटिंग अप करने में खर्चे लग गए, वो सब अलाउ नहीं करेंगे हम, कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ कर रहे हैं, आप बोलेंगे सेटिंग अप पे खर्चा लगे, वो सब अलाउ नहीं होगा। एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, हाँ अगर आप एनपीएस में पेमेंट करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी का 10% से ऊपर मत करिए, उसको भी उतना डिडक्शन मिलने वाला है ईटीसीसीडी में, आपको भी उतना ही डिडक्शन देंगे, उसके ऊपर करेंगे तो करो, आपकी मतलब जनरसिटी आपके ऊपर है, आप जनरस है करिए, पर हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये कुछ बात आपको याद एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन है अभी 43A 40AA फॉरेन फ्लक्चुएशंस के लिए। बेसिक रूल तो ये है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, जैसे अगर आप बेसिकली अक्रूवल सिस्टम वैसे ऐसा हो रहा है, मैंने कोई मशीन मंगाई, मैंने कोई मटेरियल मंगाया बाहर से, मैंने पेमेंट किया, उसका पेमेंट मुझे, या मैंने पेमेंट पूरा नहीं किया तो मुझे पेमेंट करना है, और मुझे पेमेंट अगर फॉरेन एक्सचेंज में करना है, इट इज पॉसिबल कि मैंने जब रिकॉर्डिंग की तब शायद $70 का था, पेमेंट $75 का हो गया, तो ये ₹5 का डिफरेंस मेरी बुक्स में लॉस दिखेगा, ठीक है, और कभी कभी गेन भी हो सकता है। तो नॉर्मली इन गेन लॉस को इनकम मानना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड पीजीपी में, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस है, जैसे अगर आपने कोई एसेट खरीदी इंडिया के बाहर से, अब रूल तो ये होता है कि भाई अगर नॉर्मली तो अगर रेवेन्यू है तो उसे रेवेन्यू मानो, कैपिटल है तो कैपिटलाइज करो वैसा, बट नॉर्मली ऐसे एक्सचेंज डिफरेंसेस को पीजीपी में ट्रीट करना चाहिए। बट एक स्पेसिफिक रूल है जो 43A है, वो स्पेसिफिक केस है, वो क्या कह रहा है, अगर आपने एसेट इंडिया के बाहर से खरीदी है, लोन का अरेंजमेंट इंडिया के बाहर करना है, या एफसी लोन है मतलब फॉरेन करेंसी लोन है, और या फिर आप पेमेंट सप्लाई करने वाले जो इंडिया के बाहर है उसने आपको उधार दिया, आपको उसको पेमेंट करना है, ऐसी सिचुएशन में जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, उसको एसेट की डब्ल्यूडीबी में ही एडजस्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आएगा, मतलब उसको डायरेक्टली पिनल में नहीं लेना, ये आपको याद रखना है स्पेसिफिक, तो बाकी सब केस में पिनल में ही डालना, ठीक है। मशीन इंडिया से खरीदी है, इंटरप्रिटेशन तो यही कहता है अगर मशीन इंडिया से खरीदी है तो भी फ्लक्चुएशन को डायरेक्टली इनकम लॉस मानो, डब्ल्यूडीबी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, पर इंडिया के बाहर से खरीदी है, इंडिया के बाहर करना है तो डब्ल्यूडीबी को एडजस्ट करेंगे, ये एक यूनिक केस है, बाकी सब में आप नॉर्मली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करने में अगर कुछ इशू हुआ तो उसका रूल थोड़ा अलग है, ये तो कोर पेमेंट की बात हो रही थी। इंटरेस्ट का रूल ये है, आपको रेट ऑफ पुट टू यूज इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस भी कैपिटलाइज होगा, मतलब ऐसे कॉस्ट में आइडिया लेस होगा। आफ्टर डेट ऑफ पुट इंटरेस्ट को एक्सपेंस ही मानते हैं तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस भी एक्सपेंस ही माना जाएगा, मतलब इनकम या लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस का मतलब कि आपकी डायरेक्टली इनकम या लॉस ही मानेंगे, उसको ऐसे की कॉस्ट में एड लेस करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। ओके, तो ये 43 एक स्पेशल केस है, बाकी सब नॉर्मल है। एक्सचेंज को क्या करेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे, एक ही साल मान लेंगे, इनकम है तो उसे डायरेक्ट इनकम मान के टैक्स कर देंगे। ओके, 43 वाला केस हुआ तो डब्ल्यूडी को एडजस्ट करेंगे। 43C, तो 43CA बोल दो, 50C बोल दो, 56 to 10 का एक स्पेसिफिक केस बोल दो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाले प्रोविजन जो है, अगर आप लैंड बिल्डिंग वगैरह आपका काम करते हैं, आप स्टॉक मार्केट आपके लिए, तो गवर्नमेंट कह रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ते में मत बेचो, हम नहीं मानना, हम मानने को तैयार नहीं, मतलब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डाउट है कि कैश पेमेंट ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं, 10 लाख की लैंड है बोलते 2 लाख में बेचती, ऐसे कैसे बेचती, हम नहीं मानने पर, टैक्स तो 10 लाख में भरना है। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है कि मैंने जब अग्रीमेंट किया तब भाव 2 लाख थे और जब डीड हुई तब तक भाव 10 लाख हो गए, दैट इज अ डिफरेंट केस, गवर्नमेंट उस केस में अलाउ करेगी आपको अभी। लेकिन शर्त है अग्रीमेंट के दिन आपने पेमेंट जो है, कुछ भी चाहे 2 रुपया ही हो, आपने 5 रुपये लो, कुछ भी पेमेंट लो, आपने उसको कैसे लिया हो, अकाउंट पे चेक ट्रांसफर, अकाउंटिंग बैंकिंग मोड से लेना होना चाहिए आपको।
तो हम मानेंगे कि अग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो मान लेंगे, वरना डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन की स्टैम्प वैल्यू को ही बेस मानेंगे। उतना मिनिमम आपको लेना है। हाँ 10% का वेरिएशन चलता है, गवर्नमेंट ने उसका वेरिएशन में आगे बढ़ाया भी है, बट फिलहाल लास्ट ईयर के हिसाब से 10% का वेरिएशन चलेगा। आगे गवर्नमेंट को और अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट और बढ़ा देगी वेरिएशन, पहले 5% का। तो छोटा मोटा वेरिएशन चलता है, कभी कभी तो 1 करोड़ 10 लाख है, क्लाइंट बोला मैं तो 1 करोड़ दूंगा, तो क्या कर सकते हैं, फिर जबरदस्ती आपको नहीं बोलेंगे 1 करोड़ 10 लाख टैक्स करो, ठीक है, इन दैट केस इट इज ओके। बट नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सस्ते में अगर आप बेचोगे मूल प्रॉपर्टी, देखो 43 सीए हो या चाहे 50 सी हो, अगर आपके लिए वो लैंड बिल्डिंग स्टॉक है तो 43 सीए एग्जैक्टली सेम प्रोविजन एप्लीकेबल अगर आप एज नो इन्वेस्टर के जैसे अगर आप बेचते हो, जैसे अगर आप आपके लिए स्टॉक नहीं है प्रॉपर्टी, बिल्डिंग आपके लिए स्टॉक नहीं है मानो, फिर भी अगर आप बेच रहे प्रॉपर्टी तो भी यही प्रोविजन लगता है, स्टैम्प ड्यूटी वाले सस्ता नहीं बेचना चाहिए। बेचोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तो टैक्स करेंगे, उल्टा लेने वाले को भी टैक्स लग जाता है। अगर आप नॉर्मली नॉट एज स्टॉक, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने 40 लाख में ले ली, तो गवर्नमेंट करिए आपको 10 लाख का बेनिफिट हो, गिफ्ट हो गया एक तरीके से, टैक्स भरो उसके ऊपर। तो याद रखना होता है, लेकिन हाँ वेरिएशन 10% तक चलता है, आगे 20% भी गवर्नमेंट अलाउ करती है। आपको अभी 10% लिखना है, ये एग्जाम करता है। देन कुछ रिमेनिंग प्रोविजंस हैं, जैसे अकाउंट्स आपको कम से कम 6 साल तक मेंटेन करना है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों को तो हमेशा बुक्स मेंटेन करनी है, कमाओ से मत कमाओ। लेकिन अगर हाँ 1.5 लाख से ऊपर अगर आपकी लास्ट 3 साल की रिसीट है, पहले साल 1.5 लाख से ऊपर जाती दिख रही है, तो स्पेसिफिक रखो, जर्नल लेजर कैश बुक डे बुक वाउचर्स काउंटर सब कुछ रखो। जैसे डॉक्टर तो डेली केस रजिस्टर भी रखो आपको, ठीक है। किसको बोलते हैं ये स्पेशल प्रोफेशन, मेडिकल, अकाउंटेंसी, लीगल, मतलब लॉयर्स, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, डेकोरेटिव वगैरह। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई तुम लोग क्यों नहीं कमा रहे हो, हमें डाउट नहीं, मतलब हो सकता है तुम कमा रहे हो बता नहीं रहे हो, तो बुक्स तो रखो, कुछ तो ऐसा रखो। 1.5 लाख कमा रहे हो तो स्पेसिफिक रखो, नहीं तो कुछ तो रखो, सो दैट हमें दिखे कि ठीक है पैसे कितने आए कहाँ से आए। बिकॉज लॉयर्स है एक एक हियरिंग का मानो 5-5 लाख ले रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्डिंग ना करें, इनको सब याद रहता है खुद को, तो गवर्नमेंट ने बुक्स रखना है। हाँ बाकी प्रोफेशन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इंसान है 25 लाख से ऊपर टर्नओवर है या फिर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, लास्ट के 3 साल में किसी भी एक साल में ऐसा हुआ या पहले साल में जाता दिख रहा है, तो बुक्स रखो, कुछ भी रखो, बस हमें प्रूव कर दो कि आपकी इनकम ही कैसे हुई, हमें समझा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक डायरी भी चलेगी। और अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, आपकी इनकम अगर 1-20 से अगर ऊपर है, बाकी और किस में कंपनी वगैरह में, तो आपको बुक्स रखनी, वरना बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 साल में किसी भी साल में अगर ऐसा हुआ तो आपको बुक्स रखने की जरूरत है, वरना नहीं है। वो अलग बात है, कंपनीज वगैरह को वैसे भी बाय डिफॉल्ट कंपल्सन है, फॉर्म्स वगैरह के लिए आप कह सकते हो, ये सब कंडीशन है। ध्यान रखना टैक्स नॉर्मली इंसानों को भी 2.5 लाख से तक नॉर्मली नहीं भरना होता कभी भी, ओके। तो गवर्नमेंट कह रही है फिर बुक्स भी रखने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए जैसे कोई फेरी वाला है, कोई हॉकर वगैरह है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है, कुछ चाय बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। अगर उस पर अगर ये 10 लाख वाला 1-20 का अगर रूल लगा देंगे, पहले ऐसा था सब पे कॉमन था, तो उनको बोलेंगे आपकी इनकम कितनी साल की, बोलते हैं सर महीने का 10,000 कमाते हैं, साल का 1.5 लाख हो गया, तो 1-20 के ऊपर चला गया तो बोलेंगे बुक्स रखो, तो परेशान होंगे बुक्स क्या होती है भाई, हम खाना खाएंगे बुक्स रखें। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने अपडेट किया ये कुछ 1 साल पहले कि 2.5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है बीजेपी 250 से ऊपर, तो आप क्या करिए, टर्न 25 लाख से ऊपर तो आप क्या करिए, बुक्स मेंटेन करिए। हाँ मेंटेन कुछ भी करिए, परेशान नहीं करिए, बिकॉज कैसा है ना, सिर्फ बिजनेसमैन खुद चाहेगा उसकी बुक्स अच्छे से मेंटेन हो, वरना वो अपना इनकम समझा ही नहीं पाएगा एनीवे कि आपने कैसे कमाया। तो अगर जितना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है उतने उनको अच्छे से बुक्स रखनी पड़ेगी। ऑडिट के लिए थोड़ा सा रूल अलग, ऑडिट मतलब देखो यहाँ तक आपको सी की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी, यहाँ पे आपको सी की जरूरत पड़ेगी अगर आपका प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से ऊपर जा रहा है, और बिजनेस में जनरली अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एक और बेनिफिट दिया लास्ट लोगों को कि अगर आप तो अपना टोटल बिजनेस 95% रिसीट्स और पेमेंट्स आपके नॉन कैश में, मतलब 5% से कम है कैश में रिसीट्स और पेमेंट टोटल के, तो 5 करोड़ तक भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब इसको 10 करोड़ कर दिया गवर्नमेंट ने आगे, वैसे सबको 5 करोड़ तक भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक ऐसा है कि अगर आप कैश में पेमेंट ही नहीं करते, डील ही नहीं करते, तो गवर्नमेंट मान ली आप थोड़े से भरोसेमंद तो है, ऑडिट क्यों कराते हैं कि भाई एक सीए चेक करके बता रहा है कि ये सही है, गवर्नमेंट को भरोसा आ जाता है, और तो कुछ नहीं। गवर्नमेंट के लिए अगर 95% नॉन कैश है तो कहाँ डरने की बात है, आप चोर नहीं है, 5 करोड़ तक भी ऑडिट करो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ
बिजनेस बड़ा है तो ऑडिट की फीस भी होती है, खर्चा बढ़ता है, तो इसलिए लिमिट थोड़ी बड़ी रखी गई है। छोटे मोटे बिजनेस को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। कब करानी होती है? रिटर्न फाइलिंग की डेट से 1 महीना पहले करानी होती है, मतलब 30 सितंबर, 31 अक्टूबर आज रिटर्न की डेट है, तो 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करानी होती है। ठीक है। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम इनकम डिक्लेयर करते हैं तब आपको ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाएगी, आगे प्रोविजन भी पढ़ेंगे हम। ओके। और कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है इसके लिए भी, जैसे अगर आप 44 जैसे ये अकाउंट्स वाला डबल वाला जो सेक्शन है 44 एबी वाला, ये जो ऑडिट वाला सेक्शन है, ये कुछ एक लोगों पे नहीं लगता है। जैसे जो फिक्स 7.5% भर रहे हैं शिपिंग वाले, जो 5% भर रहे हैं एयरक्राफ्ट वाले, ये नॉन रेजिडेंट जो पॉइंट कंपनीज होती है उनके लिए सेक्शन होती, तो उनके लिए ये सब परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। वो लोग वैसे भी फिक्स भर रहे हैं अपने कारोबार का, तो उनको भी परेशानी, बाकी लोगों के लिए होता है, अभी भी है। जैसे 44A जो ट्रांसपोर्टर वगैरह आप आगे देखेंगे अगर आपको नहीं पता है तो ट्रांसपोर्टर को होता है 7,500 पर मंथ, आप अपनी इनकम मान लो। वो नहीं, मैंने इतना भी नहीं कमाया, तो गवर्नमेंट ऑडिट करो, हमको भरोसा नहीं हो रहा इतना भी कैसे नहीं कमाया। पर व्हीकल इतना भी नहीं कमा रहे आप, थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है उसके लिए। और बाकी ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं कराया, अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो 20% का पेनल्टी है। अगर ऑडिट नहीं कराया तो 0.5% ऑफ टर्नओवर, या फिर आपकी जो भी रिसीट है उसका 0.5% या 1.5% या 1.5 लाख, इससे भी लोअर आपको पेनल्टी लगेगी। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम एमसीक्यूज में, इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। प्रिजन टू टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, ये सबको याद भी होगा सबको, आई होप। सो 44AD मेन सेक्शन है। नॉर्मली हर रेजिडेंट के लिए, एनआर के लिए सेक्शन नहीं होती, एलएलपी के लिए सेक्शन नहीं है, इंसान के लिए, एचएफ के लिए, फॉर्म के लिए। टर्नओवर 2 करोड़ तक है। गवर्नमेंट कह रही है एक काम करो, अकाउंट जाने दो। अगर आपका एजेंसी बिजनेस नहीं है, कमीशन ब्रोकरेज वाला नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, 44A में कवर नहीं होते, कोई एक्सपोर्ट वाले एसईजेड वगैरह नहीं हो, अगर कुछ स्पेसिफिक बिजनेस वगैरह नहीं करते हो, इनकम डिडक्शन नहीं मांगते हो, तो भाई अपने टर्नओवर का 8% नॉर्मली। और अगर आपने जो भी सेल नॉन कैश में की है, एपीसी अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ट्राप ईसीएस यूपीआई के थ्रू, उसका 6%, मतलब पेटीएम वगैरह करवाते हो तो 6% ही इनकम मानो। मतलब 94% या 92% हम एक्सपेंस मानने को रेडी है, डीम्ड एक्सपेंस, वेपरी वेपरी सब उसमें आ गया, सब कुछ उसमें कवर हो गया। तो बहुत अच्छी सेक्शन है। बहुत सिंपल इसका आईटीआर रिटर्न होता है, बहुत इजीली भर सकते हैं। नॉर्मली आईटीआर 3 भरता है, आईटीआर 4 होता है। आराम से भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखो, नॉर्मली 1 करोड़ से ऊपर क्या ऑडिट करनी होती है, यहाँ पे 2 करोड़ तक भी ऑडिट की जरूरत नहीं, अकाउंट की जरूरत नहीं, सारे एक्सपेंस डीम्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर बिल्कुल हायर अमाउंट कर सकते हैं फिर, और वो अकाउंट ऑडिट के बिना। जैसे मैं मेरे को 10% डिक्लेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर दीजिए। काफी लोग होते हैं लोन वोन पास करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट डिक्लेयर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कम से कम करिए। हाँ, इससे कम करना है तो फिर अकाउंट ऑडिट करानी पड़ेगी। वो अलग बात है, आप बोल दो 2.5 लाख भी नहीं कमाया, लॉस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोरोना काफी लोग को लॉस हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। बट आप बोलो नहीं 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन 8% 6% से कम है, तो गवर्नमेंट कह रही है कुछ तो गड़बड़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट अकाउंट कराने पड़ेंगे। प्रोफेशन के लिए, स्पेशल प्रोफेशन जो रेजिडेंट्स उनके लिए 50 लाख तक अगर हुआ तो ऑडिट वैसे भी कंपल्सरी नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए अकाउंट भी जाने तो बस आप क्या करो, ये डिक्लेयर कर दो 50%, मतलब फ्लैट 50%, 50% इनकम डिक्लेयर कर दो, 50% एक्सपेंस मान लेंगे। अच्छी बात है डॉक्टर्स लॉयर्स के लिए। तो 44A, अगर आप ट्रांसपोर्टर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर वालों के नहीं, ओला ओवर वालों के नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्टर है, लोडिंग टैक्सी वगैरह वालों के लिए, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 10 व्हीकल आपके पास, 10 के ऊपर कभी ओन नहीं होता, ओन या लीज कुछ भी 10 से ऊपर नहीं थे पूरे साल में, तो ये मिलेगा। उसके एक दिन भी 11 व्हीकल हो गए तो फिर ये सेक्शन गई आपकी। 7,500 पर मंथ पर व्हीकल मिलेगा। फिर जब पर मंथ बोल दिया तो फिर 2 महीना, एक दिन को भी 3 महीना काउंट करना याद रखना, और पार्ट ऑफ द मंथ भी काउंट करना है। और अगर हैवी व्हीकल हुआ, जैसे 12 टन से ऊपर का हैवी व्हीकल कहते हैं, मानो 15 टन का व्हीकल है तो 15,000 फिर आपको पर मंथ इनकम होगी। 20 टन का है तो 20,000 पर मंथ आपकी इनकम बनी जाएगी। आपको एक्स्ट्रा डिक्लेयर करना है, कोई ना नहीं है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, इतना डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे कम डिक्लेयर किया, फिर 2.5 लाख से कम भी क्यों ना हो, इस केस में 44A वाले केस में आपको ऑडिट अकाउंट तो कराने ही पड़ेंगे। पर 44A का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, एक फर्म हुआ आप मानो, तो इस 7,500 में से आप जो भी इनकम आ रही है उसमें ये इसका मल्टीप्लाई करके आप आज भी रेम्युनरेशन पार्टनर का अलाउड लिमिट में 40B में या इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं। इसके बाद भी, बाकी में नहीं है। 44AD में एडी में ये बेनिफिट नहीं है, इसमें अभी भी है, वो क्लॉज हटाया नहीं अभी भी। सो ये अमाउंट बिफोर इंटरेस्ट
एंड रेम्यूनरेशन है, मतलब सोचो और बेनिफिट 7,500 पर मंथ पर व्हीकल इनकम, सारे खर्चे डिडक्टेड मान लेंगे, और इसमें आप इंटरेस्ट कमीशन भी लेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सब यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके, एंड देन 44 एडी का एक स्पेशल बात, लोग क्या कर रहे हैं, जिस साल बेनिफिट मिल रहा है वो साल तो क्लेम करते हैं, जिस बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो साल ऑडिट करा लेते हैं। तो गवर्नमेंट का एक सेकंड ऑडिट कराने का बहुत शौक है, ठीक है कराइए। अगर ये सेक्शन मांगने तो लगातार 5 साल मांगेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो जिस साल आपने ये सेक्शन ऑप्ट नहीं की है उसके अगले साल से लगातार 5 साल तक आपको ये सेक्शन नहीं मिलेगी। आपको टर्नओवर एक्चुअल डिक्लेयर करना है, इनकम भी एक्चुअल बतानी है, और अकाउंट ऑडिट कंपलसरी है। हाँ, अनलेस किसी साल आपका अगर बेसिक लिमिट से ही ऊपर इनकम नहीं हो रहा है तो आपको और फोर्स नहीं करेंगे, मतलब बेचारे का लॉस है उसको बोल रहे ऑडिट करा तो लॉस और बढ़ जाएगा, तो वो परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज अकाउंट ऑडिट कंपलसरी, आपको ये सेक्शन फिर नहीं मिलेगी अगले 5 साल तक, मतलब एक 5 साल का पूरा आपका वो कूलिंग पीरियड जैसा हो जाएगा। ओके, ताकि लोग इसको सीरियसली लें। वरना क्या, देखो जब यहाँ पे 8% था तो डिक्लेयर कर दिया, 6% था डिक्लेयर कर दिया। जब आपकी इनकम लग रहा है 4% ही है, मैं 6% क्यों भरूं, 2 करोड़ का 4% 8 लाख होता है, तो आपको लग रहा है अरे मैं तो अकाउंट ऑडिट करा रहा हूँ, मेरे को अच्छा है इससे। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, अभी अगले 5 साल तक आप जानते ना, सीए को जानते हैं, ऑडिट कराते हैं, तो कराइए अगले 5 साल तक मैंडेटरी कराइए, हम ये सेक्शन आपको नहीं देंगे। थोड़ा सीरियसली लोग लें इसके लिए। ओके, ये दो जो सेक्शन मैंने पीछे छोड़ी थी वो यहाँ पे आ गई हैं, ज्यादा नहीं, इसके बारे में इतना याद रख लो। अगर आप टी कॉफी रबर इंडिया में उगाते हैं, ग्रोइंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपकी कुछ इनकम एग्री होती है, कुछ इनकम नॉन एग्री होती है, इसकी परसेंटेज यहाँ पे लिखे है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो इन तीनों के अलावा बाकी सब चीजों में एक्चुअल देखा जाता है, कितना एग्री कितना नॉन एग्री है, शुगर हो गया, आटा हो गया, इस सब में। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट एक फिक्स परसेंटेज भी इतना ही एग्री नॉन एग्री माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, इनके एक्सपोर्ट वगैरह में भी ये यही काम आता है, यही काम करता है इनके लिए। उसमें आप अगर कुछ डिपॉजिट करते हैं पैसे, आप इसी बिजनेस में अच्छे कुछ टाटा टी अच्छा ग्रो कर रहा है, अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपके उस साल का 40% का पीजीबीपी का 40% हम लेस करने को दे देंगे। फिर उस पैसे से, डिपॉजिट वाला पैसा आपने डिडक्शन तो मांग लिया, अब उसको फिर आप अपने इसी बिजनेस के लिए यूज कीजिए, एसेट खरीदिए, मतलब डिडक्शन तो आपको आज ही मिल गया, डिडक्शन तो आज ही मिल गया, यूज बाद में कर सकते हैं। और वो 8 साल तक क्या होगा, लॉक इन रहेगा, वो आपको थोड़ा सा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कुछ एक्सेप्शन हैं, अगर आपने बिजनेस मानो कन्वर्ट कर दिया, पहले आप प्रोपराइटर थे, फिर आप कंपनी बन गए, या बिजनेस गवर्नमेंट को ही आपने ट्रांसफर किया, अलग बात है। आप एसेट सॉरी गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, अलग बात है, हम डिडक्शन वापस नहीं लेंगे, वरना डिडक्शन वापस नहीं लेंगे। मतलब पैसे डिपॉजिट करो, डिडक्शन क्लेम करो, और उसको एलिजिबल जगह पे यूज करो, एलिजिबल एसेट्स के लिए यूज करो, और अगले 8 साल तक उसको मत बेचो। ये स्कीम है, अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको बेनिफिट ऑन द स्पॉट मिलेगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे पैसे निकाले आपने एसएससी की डेथ की वजह से, या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ की वजह से, या कंपनी बंद हो गई, तो टैक्सेबल भी नहीं है, अच्छी बात है। बट हाँ, बिजनेस बंद हो गया ऐसे, या फॉर्म डिसॉल्व हो गई, तो ये तो कभी भी हो सकता है, आप डिडक्शन लेके ऐसा करें तो गवर्नमेंट ने कम टैक्स करेंगे जो पैसे विड्रॉ करेंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% याद करेंगे। और कब तक जमा करना है ये कभी भी पूछ लेते हैं, तो या तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30th सितंबर, या फिर ड्यू डेट विचएवर इज अर्लियर, वहां तक आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना होता है। ऑडिट कंपलसरी होती है, तो आप याद रखिए मेनली 30 सितंबर तक जमा करना होता है। और क्या नहीं ले सकते, ऑफिस ऑफ प्लान्स कंप्यूटर ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। कोई प्लान मशीनरी, गेस्ट हाउस वगैरह की, वो तो नहीं ले सकते हैं। या ऐसी कोई मशीन जिसका एक आपको 100% एक ही साल में मिल गया हो, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। बाकी जिस साल पैसे निकाले हैं उसी साल यूज करना है, निकाल के यू रख नहीं सकते। हाँ, निकाल के ब्याज कमा रहे ऐसा नहीं कर, निकालो उसी साल उसको यूज करो, वरना जितना पैसा निकाला है उसका डिडक्शन वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसी को अगर डाउट हो या समझना हो कि जैसे लॉसेस भी हो, ये सब तो कैसे सेट ऑफ करते हैं, आप ये देख सकते हैं। 33 ये भी है साइट रेस्टोरेशन फंड। अगर आप इंडिया में प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस या पेट्रोल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए साइट को रिस्टोर करना पड़ता है, भाई खराब हो जाती है, तो उसके लिए फंड बनाया हुआ, उसमें जमा करो, 20% ऑफ पीजीबी तक आप लेस करेंगे, ऑलमोस्ट सेक्शन कोई 33 ए बी की जैसी है। ओके, फिर वो पैसा आपको एलिजिबल एसेट्स वगैरह के लिए यूज करने होते हैं, लॉक इन वगैरह, और सब सेम है। ओके,
एमसीक्यू पॉइंट से इतना आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20% या 40% वाला पार्ट आप याद रख सकते हैं। और जिन लोगों का थ्योरेटिकल है उनको कोई पूछ ले बाई चांस तो लिख लूंगा, बाकी इतना एग्जाम में नहीं पूछते, एग्जाम के पॉइंट से। तो 33 ए बी 40%, 33 ए बी 20% याद रखेंगे। ओके, ये 10 ICDS है। ये ये फाइनल लेवल पे तो पढ़ने होते हैं, बाकी किसी लेवल पे इतना इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। 10 स्टैंडर्ड्स हैं। एमसीक्यू के पॉइंट्स अगेन पूछ सकते हैं कि भाई कितने स्टैंडर्ड्स है तो बता दो, तो आप बता सकते हैं। बाई चांस पूछे ICDS 4 क्या है बता दो, ICDS 1 2 क्या है बता दो, इनमें से कौन से ICDS नहीं है बता दो, तो आप ये सब चीजें एक दो बार बस थोड़ा गो थ्रू कर लें तो अच्छा है, आपको याद हो जाएगा। जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं उनके लिए तो इतना कुछ टफ नहीं, नाम भी याद रखना काफी, आप देखेंगे तो काफी लाइन से ही रखें। बाकी बस 10 स्टैंडर्ड्स हैं, ये टॉपिक्स पे हैं, बस नाम देख लेंगे तो इतना है। बाकी एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट ये भी। ओके, सो ये अपना यहाँ पे पीजीबी का रिवीजन फिनिश होता है, और आई होप आपको ये काफी हेल्प करेगा और आपका काफी टाइम बचाएगा। और किसी टॉपिक अगर आपको ज्यादा चाहिए हो, मैं बनाऊँ आपको बेसिस पे, स्टिल आपको कुछ और टॉपिक पर रिवीजन बताओ, मैं ट्राई करूंगा टाइम निकाल के उसके वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।